जब 161 रोशनी का सोफे पर सोना। वही मयंक रॉकी की नज़रों को अपने ऊपर और बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसी वजह से वह वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही 2 मिनट के बाद रॉकी भी चला जाता है। वही रोशनी देव की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए, वैसे मुझे लगा था तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी, वैसे बहुत खूबसूरत है, तुम्हें नहीं लगता कि इसके साथ रिलेशन में आना चाहिए? इतनी प्यारी लड़की को तुम अपने पास रख रहे हो, और देखो कितनी प्यारी है। मेरा मानना है कि तुम इसके साथ रिलेशन में आ जाओ, जिससे तुम सुकून के साथ जी तो सकते हो, नहीं तो ऐसे लोग हैं जो तुम्हारा जीना हराम करने पर तुले हुए हैं। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह अपनी नज़रें तिरछी करके जय की तरफ देखने लगती है, जो गुस्से में उसी की ही तरफ देख रहा था। वही जय की नज़रों को देखकर रोशनी कुछ सोचते हुए, तुम्हें पता है तुम्हारी आंखें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यह हर वक्त गुस्से में रहते हैं। इनमें मुझे बिल्कुल भी सॉफ्टनेस नहीं दिखती, मन करता है लोगों को इन आंखों को दिखाओ। एक काम क्यों नहीं करते, इन आंखों को मुझे दे दो, मैं म्यूजियम में रख दूंगी। लोगों को बताऊंगी कि अगर किसी को आंखों से ही मारना हो तो इन आंखों से सीख लो। कैसा लगा मेरा प्लान? अच्छा तो है ना? वैसे अपॉइंटमेंट अब लूं या तुम्हें मरने के बाद दो, बता दो। कहते रहते हो बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगती है। वही उसकी ऐसी अजीब सी बातों को सुनकर दिया हैरानी से उसे देखने लगती है। वही उसकी बात देव को भी बहुत ज़्यादा अजीब लगती है। वह हैरानी के साथ रोशनी को देखा है तो वह अपने बैग को अपने कंधे पर टंगे, इतना भी ज़्यादा मुझे देखो मत, कहीं प्यार हो जाएगा, और अगर तुम्हें प्यार हो गया तो मुझे अपने पास रिवाल्वर लेकर बैठने पड़ेगी, और जो मैंने सपने सजाए हैं ना वह भी पूरे हो ही जाएंगे। अगर मैंने मर भी दिया ना किसी को तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ होगा। मेरा बॉयफ्रेंड सब कुछ हैंडल कर ही लगा, क्योंकि उसके पास इतनी पावर है। अब मैं चलती हूँ। और मेरी बातों के बारे में ज़रा सोचा। रोशनी का ऐसा बदला हुआ तेवर और उसकी ऐसी बातों को सुनकर देव बस उसे देखा ही रह जाता है, और कुछ सोचकर अपनी जगह से खड़ा होकर दिया का हाथ पकड़कर, हमें भी चलना चाहिए, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर और देर तक रह पाऊंगा, थक चुका हूँ मैं इस सब से, मुझे आराम चाहिए। कहते हुए वह वहाँ से चला जाता है। वही उसकी ऐसी बातों को सुनकर जय बस उसे देखा ही रह जाता है। वह गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देता है और कुछ सोचते हुए अपनी जगह से खड़ा होकर देव और दिया को जाते हुए देख रहा था। आज पहली बार ऐसा था कि वह उसकी आंखों में अपने लिए कोई भी इमोशंस नहीं देख पा रहा था। उसकी आंखों में अपने लिए वह प्यार देखकर जय को गुस्सा आता था। आज वह उसे नहीं देखकर दर्द महसूस हो रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके दिल में किसी ने खंजर डाल रखे हैं, जिससे उसे दर्द तो हो रहा था पर वह बात नहीं सकता था। वह कुछ सोचते हुए वहां से चला जाता है। वही रोशनी मयंक को मैसेज करके खुद वहां से चली जाती है, और वही मयंक जो वॉशरूम में था, वह अपने मोबाइल की बीट की आवाज़ सुनकर मैसेज देखने लगता है। वह जैसे ही डोर ओपन करता है, उसका ध्यान सामने नहीं होता है, पर जब उसे यह महसूस होता है कि कोई मुझसे पीछे की ओर धकेलकर दरवाजे को लॉक कर रहा है, तो वह अपनी नज़र ऊपर करके देखता है तो रॉकी उससे मिलता है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है। रॉकी को देखकर वह हैरानी के साथ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ऐसे अंदर क्यों आए हो? अगर किसी ने देख लिया तो छोड़ दो मुझे, पहले ही मैं काम परेशान नहीं हूँ जो तुम और परेशान कर रहे हो। कहते कहते वह उसे आंखें दिखाने लगता है, तो वही उसकी बात को सुनकर रॉकी उसकी शर्ट के बटन खोलते हुए, तुम्हें परेशानी कम कर देता हूँ, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आधे घंटे तक कोई आएगा, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, अब शांति से बैठो और मेरे गुस्से को कंट्रोल करो। वैसे तुम्हारे दोस्त तुम्हारी लाइफ में बहुत इंटरफेयर कर रही है, माना खुद का बॉयफ्रेंड है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम्हारी भी सेटिंग करवा देगी। उसे समझाओ उससे पहले कि मेरा गुस्सा बढ़ जाए। उसकी हिम्मत भी कैसे हो सकती है तुम्हारा नाम किसी और के साथ जोड़ने का, और वैसे भी मैं तुम्हें किसी और लड़की के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता। अगर मुझे तुम किसी लड़की के साथ देखना तो याद रखना उसे लड़की के साथ जो भी होगा ना उसकी जिम्मेदारी रॉकी बिल्कुल भी नहीं लगा। रॉकी की पागल वाली बातों को सुनकर मयंक जो सपने से दूर करना चाहता था, वह हैरान हो जाता है। रॉकी की आंखों में उसे अपने लिए पागलपन, एक जिद, जुनून साफ साफ देख सकता, और वही उसकी ऐसी आंखों को देखकर उनके दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। उसे रॉकी की बात पर गुस्सा तो आ रहा था, पर उसे कहीं गुना ज्यादा डर भी लग रहा था। मयंक जैसे तैसे करके अपने गले से आवाज को निकालकर रॉकी के हाथों को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए,
जस्ट स्टॉप इट राखी, मुझे डर लग रहा है। प्लीज मेरे सामने से बात मत करो जिससे मुझे तुम्हें नफरत करने की वजह मिले। अगर मुझे चाहते हो तो पहले खुद को बदलो। मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरे लिए हद से ज्यादा गुजर जाए। डर लगता है ऐसी मोहब्बत और ऐसे शख्स से। बेहतर यही है कि तुम पहले खुद को बदलो और फिर मेरे पास आओ। जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर चुका हूँ। दर्द का रिश्ता मेरे से पहले ही है और मैं इस दर्द को और आगे तक नहीं ले जा सकता। मुझे किसी इंसान से प्यार करना है, किसी पागल से नहीं जो सिर्फ मेरे लिए ही अपने आप को डरते या खुद को ये साबित करने के लिए कि तुम मेरे हो मुझे दर्द दे। कहते कहते वह उससे दूर हो जाता है। रॉकी मयंक की आंखों में एक अलग सा डर या दर्द को देख सकता था और वही मयंक रॉकी को अपने से दूर करके वहां से चला जाता है, अपने शर्ट के बटन लगाते हुए। और रॉकी वहीं खड़ा मयंक की बातों को समझने लगता है, पर मयंक की आंखें और उसकी आवाज में उसे बेइंतहा दर्द महसूस होता है। जैसे यह बातें चाहे उसमें थोड़ी कहीं हो, पर इनमें इतना गहरा दर्द और राज छुपा है जिसे रॉकी के लिए अब समझना बहुत जरूरी हो चुका है। वह बाहर आ जाता है, तब तक वहां से मयंक जा चुका था जिससे वह अपने हाथ को देखा है और फिर बिना देर किए सामने जो मिरर था उसे पर्दे मारता है, जिसे कांच के टुकड़े उसके हाथों पर लग जाते हैं। रॉकी के चेहरे पर दर्द का कोई भी नामो निशान नहीं था। वह सामने देख रहा था, उसके चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि गुस्सा था। वह सामने मिरर में खुद को देखते हुए, आखिर क्या है ऐसा तुमने में? क्यों मैं खुद को तुम्हारे पास आने से नहीं रोक रहा हूँ? आखिर क्यों तुम्हारी बातें मुझे पागल बना रही है? क्या है तुम्हें मयंक? आखिर क्या छुपा रहे हो ऐसा? ये तो जानना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें किसी में दर्द दिया है और वह भी इस दुनिया में है तो उसे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। उसे यहाँ से जाना ही होगा इस दुनिया से। इसके बाद ना तुम्हारे अंदर कोई दर्द होगा और ना ही तुम्हें मुझसे दूर होने की कोई वजह मिलेगी। कहते कहते रॉकी गुस्से में वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रोशनी एक कैंप को लिए प्रताप इंटरप्राइजेज में चली जाती है। कुछ देर बाद वह प्रताप इंटरप्राइजेज में आ जाती है। कुछ सोचकर वह रिसेप्शन गर्ल को सूर्या के केबिन में जाने की परमिशन मांगती है। पहले तो वह रिसेप्शन गर्ल हैरान हो जाती है, पर रोशनी से उन दोनों की तस्वीर दिखाती है जिसे वह रिसेप्शन गर्ल पहले तो हैरान हो जाती है, फिर उसे बेहद प्यार से रिस्पेक्ट देखकर मुस्कुराते हुए उसे खुद को के केबिन की तरफ ले जाने लगती है। रोशनी आ चुकी थी और यह बात मंदार को भी पता लग चुकी थी। वह खुद को सीईओ के फ्लोर पर रोशनी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही रोशनी वहां पर आती है, मंदार अपना सर झुका लेता है, जिसे देखकर रोशनी मुंह बनाते हुए, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगता है। वैसे भी मैं एक इंसान हूँ, तो आप ऐसे राजा महाराजा वाले एक्शन मेरे सामने मत कीजिए। थोड़ा अजीब लगता है, हम सभी नॉर्मली है, कोई अजीब नहीं है यहाँ पर। कहते कहते वह बड़ी मासूमियत से अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है। वही मंदार उसकी बात को सुनकर बस मुस्कुराते हुए अपना सर हिला देता है और उसे केबिन की तरफ ले जाने लगता है। केबिन के सामने उसे खड़ा कर कर खुद वहां से चला जाता है। रोशनी केबिन के अंदर आ जाती है तो देखी है सूर्या अभी तक आया नहीं था। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा अजीब लगता है। वह कुछ सोचकर सोफे पर बैठ जाते हैं। करीब 1 घंटे बाद केबिन का दरवाजा खुल जाता है और वही रोशनी जो सोफे पर बैठे बैठे ही सो गई थी, उसे सूर्य देख लेता है। उसे पहले से ही पता था कि रोशनी यहाँ पर आ चुकी है, इसी वजह से तो वह जल्दी जल्दी अपना काम करके यहाँ पर आया था। वह अपने सर हिलाते हुए रोशनी की तरह बढ़ने लगता है, जो बिना किसी फिक्र के गहरी नींद में सो चुके हैं। उसे ऐसे सोते हुए देखकर सूर्या के दिल में गर्माहट महसूस होती है। वह रोशनी के मासूम से चेहरे को देखा है। उसके आंखों के सामने एक लड़की आती है जिसकी आंखें नीली थी और चेहरे पर डर था। उसे देखकर सूर्या को बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था और आज रोशनी को ऐसे सुकून के साथ सोते हुए देखकर उसके दिल में गर्म हाथ पैदा हो रही थी, जैसे उसे एक सुकून मिल चुका था। उसके होठों पर एक अनायास मुस्कुराहट आ जाती है। जब 162 इंटीमेट और वही रोशनी जो सोफे पर बैठे बैठे ही सो गई थी, उसे सूर्य देख लेता है। उसे पहले से ही पता था कि रोशनी यहाँ पर आ चुकी है, इसी वजह से तो वह जल्दी जल्दी अपना काम करके यहाँ पर आया था। वह अपने सर हिलाते हुए रोशनी की तरह बढ़ने लगता है, जो बिना किसी फिक्र के गहरी नींद में सो चुके हैं। उसे ऐसे सोते हुए देखकर सूर्या के दिल में गर्माहट महसूस होती है। वह रोशनी के मासूम से चेहरे को देखा है। उसके आंखों के सामने एक लड़की आती है जिसकी आंखें नीली थी
और चेहरे पर डर था। उसे देखकर सूर्या को बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था, और आज रोशनी को ऐसे सुकून के साथ सोते हुए देखकर उसके दिल में गर्म हाथ पैदा हो रही थी, जैसे उसे एक सुकून मिल चुका था। उसके होठों पर एक अनायास मुस्कुराहट आ जाती है। सूर्या अपने ब्लेजर को निकलने लगता है। ब्लेजर को निकालकर वही सामने वाले सोफे पर फेंककर अपने एड़ियों पर खड़ा होकर सो रही रोशनी को देखा है, जो सोफे पर बड़े आराम के साथ सो रही थी। वह उसके बालों पर अपनी उंगलियों को ले जाने लगता है और उसकी बंद हुई आंखों को देखा है, उसके होठों को देखा है जो कांप रहे थे। उन होठों को देखकर सूर्या अपनी आंखें बंद करके खुद से है, एक भी मौका नहीं छोड़ता हूँ फायरफ्लाई मुझे पागल बनाने का। पहली बार ये तुम्हारी आंखों देखी है जिनमें अपने लिए डर ना होकर एक अलग से एहसास है। जीन में नहीं कोई खोट नहीं कुछ भी, यह आंखें मुझे याद दिलाती है उनकी जिन्हें मैं खो दिया था। पहली बार अंधेरे में तुम्हारी आंखों को देखा था, उसमें डर तो था पर उम्मीद थी मुझसे, जिसे देखकर पहली बार मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी जिंदगी में वह सब कुछ हासिल कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। पहली बार ऐसा लगा कि मैं कुछ किया है, पहली बार लगा कि मेरी जिंदगी अंधेरे से नहीं भरी है। कहते कहते वह उसके बालों को सहलाने लगता है। वह उसे सिर्फ और सिर्फ देख रहा था। 10 मिनट हो जाते हैं और वह सिर्फ उसे शांति से देख रहा था। रोशनी की आंखें खुद ब खुद खुल जाती है। जैसे ही वह अपनी पालकें खोलते हैं तो उसे सामने सूर्या का चेहरा नजर आता है, जिसे देखकर वह अपनी नींद भरी आंखें बड़ी बड़ी करके अपनी नींद भरी आवाज में, आप आ गए, आपको उठना चाहिए था ना मुझे, आप कितने ज्यादा बुरे हो। कहते कहते वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है, तो सूर्या वैसे ही उसकी नीली आंखों में देखते हुए मन नहीं कर रहा था फायरफ्लाई वैसे तुम्हारे चेहरे पर मुझे सुकून बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें सोते देखकर मन में एक अलग ही खुशी महसूस होते हैं। बहुत प्यारी लगती हूँ तुम। वैसे तुमने कुछ खाया है या मैं कुछ मांगा हूँ? उद्धरण चिन्ह। सूर्या के बात को सुनकर रोशनी अपनी नीली आंखों छोटी छोटी करके मुंह बनाते हुए, आप इतना भी शरीफ मत बनिए, आपको पता है आपने मुझे पहले ही वह सदा हुआ खाना खिलाया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी वह वेजिटेबल्स और हेल्दी खाना जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मतलब ऐसा कोई खाना खाता है क्या जैसा आप मुझे खिला रहे हो? एक तो मैसेज करके बुला दिया और खुद गायब हो गए। मन कर रहा था कि आपको अच्छा खासा सुनाऊं, पर सोचा चलो काम भी तो जरूरी है, कल से तो आप मेरे पास ही रहने वाले हो। आप ये सब छोड़ो और आप ये बताओ कि आपने कुछ खाया है कि नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा पति काम में इतना ज्यादा डूबता है जितना मुझ में कभी डूबा ना हो, और एक बार वह काम में डूब गया हूँ तो उसे खाने के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। कभी कभी आपके इस काम से ना मुझे जलन होती है क्योंकि आपका सारा फोकस तो आपके काम पर रहता है, पर कभी कभी लगता है कि छोड़ दो, अगर आप ऊपर से ज्यादा मुझ पर फोकस करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मैं सही सलामत रह पाऊंगी। कहते कहते वह अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके उसके कंधे पर अपने दोनों हाथ रख देती हैं, और वही उसकी बातों को सुनकर सूर्या उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे सूर्या सोफे पर लेट जाता है और उसके ऊपर रोशनी आ जाती है, जिसे रोशनी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, यह आप क्या कर रहे हैं, अगर किसी ने देख लिया तो डोर खुला होगा, कोई आ जाएगा, छोड़ दीजिए मुझे, वैसे भी आपने कुछ खाना खाया नहीं होगा तो कुछ खा ले, तब तक मैं यहीं पर बैठी हूँ। कहते कहते वह शांत हो जाती है, पर उसकी आवाज में परेशानी और घबराहट दोनों भी साफ साफ महसूस कर सकता था सूर्या, जिसे महसूस करके वह बड़ी प्यारी बड़ी मुस्कुराहट लिए, और रियली फायरफ्लाई मेरे इजाजत के बिना कोई भी आता नहीं है यहाँ पर, और अगर तुम आए हो तो कोई भी नहीं आएगा, यह मेरी जगह है, मैं इस प्लेस को ऑन करता हूँ और मेरे परमिशन के बिना यहाँ पर कुछ नहीं होता है। अगर हम यहाँ पर बिना कपड़ों को भी रहेंगे ना तो भी यहाँ पर कोई नहीं आएगा, तुम इतनी ज्यादा फिक्र मत करो, वैसे बिना कपड़ों से याद आया क्यों नहीं। कहते कहते वह अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लाता है और अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर ले जाकर उसकी कमर को सहलाने लगता है। वही उसकी ऐसी मुस्कुराहट और उसके बातों का मतलब पर रोशनी अपना सरनामे हिलाते हुए उसके सीने पर अपने हाथ को रखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, आप ना कुछ ज्यादा ही सपने सजाए बेटे हैं, और वैसे भी आपने कल रात कुछ काम परेशान नहीं किया था जो अब परेशान करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर ऐसा है ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, छोड़ दीजिए और ब्रेकफास्ट कर लीजिए, मुझे बहुत आलस आ रहा है। वैसे भी यहाँ पर तो मेरा कुछ काम है नहीं, घर पर जाती तो अच्छी से सो लेती और बड़े आराम के साथ कुछ कार्टून देख लेती।
पर आपका यह वर्कप्लेस में कुछ है ही नहीं है जिसे मैं कुछ देख सकती हूँ, सिवाय काम के अलावा। कहते कहते वह बच्चों की तरह मुंह बनाने लगती है। वही उसकी बातों को सुनकर सूर्या उसकी कमर को अपनी तरफ खींचते हुए उसके बालों को अपने एक हाथों में पकड़कर उसके चेहरे को अपने चेहरे के बेहद नजदीक करके, किसने कहा यहाँ पर वक्त के सिवा कुछ होता नहीं है? यहाँ पर ऐसी भी चीज होती है फायरफ्लाई, जो तुम करना नहीं चाहती हो। पर कोई नहीं, मैं हूं ना, वैसे भी मेरा अब का वक्त सारा तुम्हारा है। मैंने सारा काम पहले ही क्लियर कर दिया है। अब हम दोनों फ्रीली टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जैसा तुम्हें चाहिए वैसा। अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए उसे वह अपने चेहरे के बेहद नजदीक कर देता है। रोशनी उसकी बात का मतलब समझकर अपना सरनामे हिला देती है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि सूर्य ने उसे अपने नीचे लुटा दिया था और अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया था। वह बहुत एग्रेसिव होकर उसे कैसे कर रहा था, जिसे रोशनी पहले तो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है, फिर उसकी किस को महसूस करने लगती है। देखते ही देखते दोनों के ही कपड़े ऑफिस के फ्लोर पर गिरे हुए थे और वह दोनों ही एक दूसरे में पूरी तरह से खो चुके थे। पूरे केबिन में सिर्फ और सिर्फ उन दोनों की आवाज़ गूंज रही थी। आते वक्त सूर्य ने केबिन को लॉक कर दिया था और केबिन साउंड प्रूफ था, जिसकी वजह से उन दोनों की आवाज़ है कि दिन के अंदर ही गूंज रही थी। रोशनी पूरी तरह से पसीने में लटपट हो चुकी थी। वह दोनों ही एक दूसरे में इतनी ज़्यादा खो चुके थे कि पूरी दुनिया ही भूल चुकी थी। रोशनी अपनी नज़रें तिरछी करके बाहर को देती है तो बाहर धूप थी और अंदर वह दोनों एक दूसरे के लिए पागल से हो चुके थे। करीब 1 घंटे बाद रोशनी को सूर्य अपने से अलग कर देता है और केबिन में बने प्राइवेट रूम में ले जाता है। वहां पर उसे ले जाकर उसे वहीं बेड पर लेट देता है। रोशनी पूरी तरह से अब थक चुकी थी। वह बस अपनी थकी हुई नज़रों से उसे देख रही थी। उसका चेहरा पसीने में लटपट हो चुका था। वह अपने दोनों हाथ आगे करती है, जिसे देखकर सूर्या बिना देर किए उसके उन बाहों में चला जाता है और खुद को कैद कर लेता है। दोनों ही एक दूसरे में पूरी तरह से होकर गहरी नींद में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राघव अपने केबिन में बैठा हुआ था। इस समय उसके सामने सौरभ खड़ा था। सौरभ उसके सामने 2 फाइल को आगे करके, लोकेशन तो हमने पता लगवा दी है, बस शाम के वक्त में पता लग जाएगा कि वह बैग किसके पास है। फिलहाल तो उसे लड़की की लोकेशन मिल चुकी है और इसमें उसकी इन्फॉर्मेशन है। कोई कॉलेज गर्ल है और शायद ये सब वह पैसों के लिए कर रही है। पता लगा है इस लड़की की फैमिली में इसकी माँ हॉस्पिटल में बीमार है और इसी वजह से वह ये सब कर रही है, क्योंकि जब बैग वह अपने पास लेकर गई थी तब वह सीधा हॉस्पिटल में गई थी। ये सुनकर राघव कुछ सोचते हुए, और उसने फोटोग्राफ दिए हमें, यहाँ तक उसके बाद जितने भी फ्रूट्स थे वह हमारे पास आ गए। सौरभ ये सुनकर अपना सर हिलाते हुए, यस बॉस, हमारे पास जितने हैं उतने सारे फ्रूट्स तो हार गए, पर अभी तक शायद उसके पास उनकी कॉपी हो सकती है। हमें उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। मैंने एक हैकर को पॉइंट किया है, वह शाम तक सारी डिटेल हमारे पास भेज देगा। ये सुनकर राघव अपना सर हिलाते हुए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यह सब क्लियर करो। मैं नहीं चाहता कि भाई की नज़रों में मैं आऊं। और याद रहे, उसे लड़की को भी हमें छोड़ना नहीं है। उसने गलती की है और उसकी सजा भी उसे मिलेगी, चाहे फैमिली के लिए किया हो। पर उसे सोचना चाहिए था राघव प्रताप से उलझने से पहले, जिसकी अदालत में हर एक को सजा मिलती है, चाहे वह लड़की हो चाहे वह कोई और हो। कहते कहते उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ था। उसकी आंखें अजीब अंदाज में चमक रही थी और वही उसकी आंखों को देखकर सौरभ के चेहरे पर पसीने की बूंदें आने लगते हैं। वह गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देता है और वहां से चला जाता है। जब 163 सच पता चलना, ये सुनकर राघव अपना सर हिलाते हुए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यह सब क्लियर करो। मैं नहीं चाहता कि भाई की नज़रों में मैं आऊं। और याद रहे, उसे लड़की को भी हमें छोड़ना नहीं है। उसने गलती की है और उसकी सजा भी उसे मिलेगी, चाहे फैमिली के लिए किया हो। पर उसे सोचना चाहिए था राघव प्रताप से उलझने से पहले, जिसकी अदालत में हर एक को सजा मिलती है, चाहे वह लड़की हो चाहे वह कोई और हो। कहते कहते उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ था। उसकी आंखें अजीब अंदाज में चमक रही थी और वही उसकी आंखों को देखकर सौरभ के चेहरे पर पसीने की बूंदें आने लगते हैं। वह गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देता है और वहां से चला जाता है। और वही राघव, उसे लड़की की इन्फॉर्मेशन निकलता है। उसे लड़की की हर एक इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाते हैं। वह बड़ी अजीब तरह से, चाहे तुम कोई भी हो मुझे उस मतलब नहीं है। दुनिया में सिर्फ मेरे लिए एक ही लड़की इम्पॉर्टेंट है।
और जिस पर इस राघव प्रताप की नज़र टेढ़ी है, और वह मेरी जान है। तुमने गलती कर दी मेरे रास्ते में आने की। कहते कहते राघव उसे तस्वीर को जलाने लगता है। उसे तस्वीर में एक लड़की थी जिसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, पर हाँ उसकी आंखें दिख रही थी। अपने लाइटर को ऑन करके उसे तस्वीर को जलाने के बाद राघव बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। वहीं कुछ देर बाद एक बड़ा से गोदाम के अंदर एक शख्स जिस जमीन पर लेटाया गया था और एक लड़की जिसे उसके हाथ राशि से बांधा गया था, उसके चेहरे पर एक कपड़ा था जिसकी वजह से उसका चेहरा नहीं देखा जा सकता था। पर वही वह शख्स चिल्लाने लगता है, दर्द से कांप रहा था, भीख मांग रहा था सभी से, पर कोई उसकी सुनने वाला वहां पर मौजूद ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वहां मौजूद जितने भी शख्स हैं उन सभी शख्स के कान पहले ही बंद हो चुके हैं। वही बाद में जो जमीन पर लेटा हुआ था वह दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि उसे पता था उसकी सुनने वाला वहां पर कोई भी नहीं है। वहीं कुछ देर बाद गोदाम के दरवाजे से कोई आता है, जिससे वह आदमी डर से कांपने लगता है, क्योंकि सामने और कोई नहीं राघव भी था। राघव के चेहरे पर इस समय मुस्कुराहट थी, तो वही वह आदमी डर के मारे कांप रहा था, क्योंकि राघव जिस अंदाज में आ रहा था वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उसके आते ही वह आदमी पूरी तरह से घबरा जाता है। वही राघव शख्स के चेहरे की घबराहट को देखकर बड़ी मासूमियत भरी मुस्कुराहट लिए, क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर मुझे डर दिख रहा है। क्या जान सकता हूँ आखिर तुम्हारे चेहरे पर यह डर क्यों दिख रहा है मुझे? तुमने मुझे कॉल करके पैसे मांगे थे, कुछ याद आया? तब तो तुम्हारे चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि तुम्हारे होठों पर मुस्कुराहट थी। तुम्हारी आंखों में मुझे मौत का खौफ नजर आ रहा है, पर यह का खौफ तब कहा था जब तुमने मुझे कॉल किया। तुम्हें तभी सोच लेना चाहिए था कि तुम किसी से उलझ रहे हो। राघव प्रताप से उलझना तुम्हारे लिए कितना ज्यादा महंगा पड़ सकता था। कहते हुए वो उसे शख्स के हाथ पर अपने पैर को रख देता है और बड़ी ही क्रूएलिटी से उसे मसलने लगता है, जिससे वह शख्स अपना सर जमीन पर मार देता है। अगर उसे आदमी की हालत की बात करें तो पूरी तरह से शर्ट फट चुका था और उसकी पूरी बॉडी से खून भी आ रहा था। अगर पैरों की बात करें तो ऐसा लग रहा था कि किसी चीज से उसके पैरों पर वार किया गया है, यहाँ तक कि उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। इसका मतलब साफ था कि उसके पैरों की हड्डी टूट चुकी है। वही राघव बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट लिए, तुम्हें ढूंढने में मुझे थोड़ा तो वक्त लगा था, पर सोचा नहीं था तुम इतनी ज्यादा बेवकूफ निकलोगे जो मेरी चाल को समझ ही नहीं पाए। मुझे दुश्मन ऐसा चाहिए था जो मुझे 2 कदम आगे का निकले, पर तुमने तो मेरे सपनों पर पूरी तरह से पानी ही फेंक दिया। नॉट गुड। बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हारी बेवकूफ़ी पर। तुम्हें पकड़ना इतना आसान था ना मेरे लिए कि क्या ही कहूँ। जाल में फांसी गए मेरे, ये भी नहीं सोचा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इसलिए जान सकता हूँ तुम्हारे पास ये तस्वीर कैसे आ गई, इतने सालों तक मुझ पर कैसे तुमने नज़र रखी है। तुम्हारे पास तो हर एक चीज़ मौजूद है मेरे पागलपन की। बता दो मेरी वह हर एक चीज़ कहाँ पर है। मैं अच्छे से जानता हूँ तुमने उसे अपने पास रखा ही होगा। अब ज़्यादा दर्द में नहीं दूंगा। अगर तुमने मुझे सब कुछ सच बता दिया, अगर मुझसे चालाकी करने की कोशिश भी तुमने, तो वह दर्द मिलेगा जो तुम सपनों में भी नहीं सोचोगे। कहते कहते वह बड़े अजीब तरह से उसे देखते लगता है। वही उसकी बात को सुनकर वह आदमी अपनी लड़खड़ाती आवाज में, अगर मैं कहूँ मैं तुम्हें कुछ पता नहीं वाला हूँ तो? प्रश्नवाचक चिन्ह। और वैसे भी तुम्हारे पागलपन के हर एक सबूत मेरे पास मौजूद है। तुम मुझे मार तो सकते हो, पर क्या होगा जब यही सबूत मीडिया में चले जाएंगे? तो तुम पर नज़र तो मैं तब से रखना शुरू कर दिया था जब से तुमने मेरे भाई को मारा था। सोचा था तुम्हें जान से मार दूं, फिर बोला नहीं क्योंकि मेरा भाई मर गया, और उसके बाद मेरे सारे खर्चे कौन उठा था, तो मैं तुम्हारे पीछे खुद को भेज दिया। धीरे धीरे तुम्हारे हर एक पागलपन को मैंने अपने कैमरा में कैद कर लिया। अगर तुमने मुझे मार भी दिया ना तो इससे नुकसान नहीं तुम्हारी होगी। अगर मुझे तुमने यहाँ से जिंदा सही सलामत छोड़ दिया तो मैं वादा करता हूँ तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। अब तुम तो समझ सकते हो कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। मेरी भी ख्वाहिश है, जी ने पूरा करना है, और उन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए तुमने जितने पैसे दिए हैं उससे मेरा काम हो सकता है। मैं सब कुछ भूलने को तैयार हूँ, पर मुझे छोड़ दो। कहते कहते वह शांत हो जाता है। उसकी आवाज़ में साफ साफ दर्द दिख रहा था। वह जैसे तैसे करके अपने आसपास निकल रहा था। जब वह कहना बंद करता है तब गहरी गहरी सांस लेना लगता है, और वही उसकी पूरी बात सुनकर राघव जोर जोर से हंसने लगता है।
वह पीछे खड़े सौरभ को देखा है, जो उसे लड़की को देख रहा था। ये देखकर राघव मुस्कुराते हुए, क्या बात है सौरभ, तुम्हारी नज़र आज काम पर नहीं है क्या? पसंद आ गई है क्या? बोलो, वैसे इसकी मुंह दिखाई तो तुमने की ही नहीं। चलो हमें तो पता चले कि यह है कौन, चेहरा देखने को मिल नहीं रहा है इसका। ये सुनकर सौरभ अपना सर हिला देता है और उसे लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। वह जैसे ही उसे लड़की की तरह बढ़ता है, राघव के चेहरे पर एक अजीब से एक्सप्रेशन आते हैं। उसका दिल पता नहीं क्यों उसे लड़की को देखकर परेशान होने लगता है। उसके मन में एक बेचैनी आने लगती है। वही सौरभ जैसे ही उसे लड़की का मांस निकलता है, तो उसे लड़की ने पहले ही मांस पहना हुआ था। जब ये देखा है तो राघव हैरान के साथ सौरभ को देखकर, आखिर तुमने दो मांस लगाया क्यों, करने का प्लान बना रहे हो? कहते कहते उसे लड़की की तरफ देखा है, जिसकी आंखें उसे बंद दिख रही थी। इस समय उसे लड़की ने ब्लैक कलर की हुडी पहनी हुई थी। बालों को उसने कब से मदद से ढका हुआ था। राघव को उसे लड़की की बंद हुई आंखें दिखती है। पता नहीं क्यों उसे एक अजीब सा डर महसूस होने लगता है। तभी वह अपनी नज़रें तिरछी करके देखता है, तो वह शख्स मुस्कुराए जा रहा था। ये देखकर वह उसे शख्स के मुंह पर एक जोरदार पंच मारते हुए, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे, यहाँ पर तुम्हारी मौत में दिख नहीं रही है, या मौत से पहले ही तुम खुश होना चाहते हो? पता है राघव प्रताप जो मौत देता है उसे सहन बहुत मुश्किल होती है। जितना तुम हंस रहे हो ना, उसे कहीं गुना ज्यादा तुम्हारे आंखों से अब आंसू आने वाले हैं। तभी सौरभ उसे लड़की का मांस निकलता है। जैसे ही वह उसे लड़की का मांस निकलता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और वह लड़की अपनी आंखें खोलकर अपनी तिरछी नजरों से सौरभ को देखते हैं, जिससे सौरभ जल्दी से उसे लड़की के हाथ खोल देता है। राघव की पीठ इस समय उसे लड़की के सामने थी। जब वह लड़की के हाथ खुलते हैं तो वह लड़की अपनी जगह से खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर बॉडीगार्ड आगे आने ही वाले थे कि सौरभ उन सभी को हाथ दिखता है, जिससे सभी अपना सर झुका लेते हैं। और वह लड़की उसे तरफ बढ़ने लगती है। वह राघव के कंधे पर हाथ रखती है, जिससे राघव जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ उसे महसूस होता है, जिससे सारे बॉडीगार्ड्स अपने हाथों में रिवाल्वर लेकर आगे हो जाते हैं, जिसे देखकर सौरभ अपना हाथ से उन्हें पीछे करने का इशारा कर देता है, जिससे सभी बॉडीगार्ड्स हैरान इससे सौरभ को देखने लगते हैं, जो उन्हें पीछे करने का इशारा कर देता है। उसका इशारा समझकर वह सभी बस बिना कुछ बोले अपने हाथों में पड़ी हुई रिवाल्वर को पीछे की ओर कर देते हैं और वही सौरभ अपना सर नीचे झुकाकर खड़ा हो जाता है। वही राघव अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये थप्पड़ उसकी आंखों में एक गुस्सा भर रहा था, पर जब वह जानी पहचानी फ्रेग्रेंस को स्मेल करता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उसका चेहरा जो एक साइड था, वह अपनी तिरछी नजरों से सामने देखने लगता है, तो उसके सामने जलती हुई निगाहें देती है, जिनमें सिर्फ और सिर्फ नफरत और गुस्सा भरा पड़ा हुआ था। राघव सामने वाली लड़की को देखकर हैरानी के साथ, जान तुम यहाँ पर कैसे? यहाँ पर तो तुम्हें नहीं होना चाहिए था। सामने और कोई नहीं, महक थी। महक उसकी बात को सुनकर एक और थप्पड़ मारती है, जिसे राघव अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। बॉडीगार्ड ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं, पर राघव को देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि सामने वाली लड़की कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और वही महक राघव की कॉलर को पकड़ लेती है, जो सभी के लिए हैरान नहीं भरा था। जब 164 थप्पड़ और गुस्सा नफरत, उसका चेहरा जो एक साइड था, वह अपनी तिरछी नजरों से सामने देखने लगता है, तो उसके सामने जलती हुई निगाहें देती है, जिनमें सिर्फ और सिर्फ नफरत और गुस्सा भरा पड़ा हुआ था। राघव सामने वाली लड़की को देखकर हैरानी के साथ, जान तुम यहाँ पर कैसे? यहाँ पर तो तुम्हें नहीं होना चाहिए था। सामने और कोई नहीं, महक थी। महक उसकी बात को सुनकर एक और थप्पड़ मारती है, जिसे राघव अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। बॉडीगार्ड ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं, पर राघव को देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि सामने वाली लड़की कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और वही महक राघव की कॉलर को पकड़ लेती है, जो सभी के लिए हैरान नहीं भरा था। महक इसकी कॉलर को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए चिल्लाकर, तुम इतने नीचे गिर सकते हो राघव? मैंने सोचा नहीं था। मैंने तो जिस राघव से प्यार किया था, वह पागल था, मेरे लिए सनकी था, प्यार करता था, पर एक खूनी मुझे भरोसा नहीं हो रहा था इस अनजान शख्स पर मैंने फिर भी उसे लड़की की जगह ले ली जिस लड़की को तुम्हारे आदमी लाने वाले थे। तुम इतने नीचे गिर गए कि तुम एक लड़की को यहाँ पर, छी,
मतलब तुम इसके साथ उसे लड़की को भी मरने वाले थे। तुम इतने नीच हो, मैंने सोचा नहीं था। तुम्हें पता है उसे लड़की की फैमिली हॉस्पिटल में है। ये सब उसने सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में किया था। मैंने सोचा भी नहीं था उसे लड़की की जगह लेकर मुझे इतना बड़ा धोखा मिलेगा। मुझे इस अनजान शख्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। तुम्हें पता है मैं इतना भरोसा किया। मैंने इससे झगड़ा किया, मैंने इसे 3-4 थप्पड़ मारे। उसने कहा मुझे कि मेरा राघव ये करेगा। मैंने बोला नहीं, मेरा राघव नहीं कर सकता। मैं इसके कहने पर यहाँ पर आए, और जब मैं यहाँ पर आई तब मैंने ये सब देखा। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम मुझे पाने के लिए इतने नीचे गिर गई कि तुमने इतने लोगों की जान ले ली। इतने लोगों की। राघव, दर्द हो रहा है, मेरे दिल में नफरत हो रही है मेरी डिसीजन से, और सबसे ज्यादा मुझे घिन आ रही है खुद से। मैंने तुम्हें छुए, मरने का मन कर रहा है, खुद को जलाने का मन कर रहा है। मेरे रोम रोम से मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज महसूस हो रही है, वह सिर्फ और सिर्फ गंदगी। कहते कहते उसकी आंखें भर आती है। उसका गला पूरी तरह से भरा हुआ था, वह अपने भरे हुए गले से उसे अपने से दूर करते हुए। तुम सोच भी सकते हो, तुम्हारा ये चेहरा अगर घर वालों के सामने आ गया तो वह क्या सोचेंगे। गायत्री माँ तो जीते जी मर जाएगी, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है उनका बेटा लोगों की जान भी लेता है, और ऐसे लेता है जैसे वह इंसान नहीं है, वह तो कीड़े मकोड़े हैं। थोड़ी भी शर्म नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम इतने कैसे नीचे गिर सकते हो। मैं तो सूर्या को समझ रही थी दुनिया में वह बुरा है, पर सबसे ज्यादा पूरे तो तुम निकले। मुझे नफरत हो रही है उसे डिसीजन से, मुझे उसे दिन पर गुस्सा आ रहा है जिस दिन मैं तुम्हारी ट्रीटमेंट की। काश उसे दिन में तुम्हारी ट्रीटमेंट ही ना करती या तुम्हें ऐसे ही छोड़ देती है। उसे वक्त तुम्हें जान से मार देती। काश आज इतने सारे लोग तो जिंदा रहते। तुमने अपने पागलपन में इतनी शिकार बना दिए कि आप तुम्हारे हाथ देखो कितने खून से रंगे हुए हैं। अरे भगवान से तो डरो, पर तुम्हें कहकर ही क्या फायदा। वैसे अब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, तुम मुझे नहीं मारोगे। इसे तो तुमने लगभग मार ही दिया है, अब मुझे भी मारो। वह लड़की नहीं है, उसे लड़की की जगह मैं हूँ। क्या करने वाले थे, इतने सारे लोग थे क्या तुम एक एक करके उनका रेप। ओ भरोसा नहीं है तुम्हारा, कर भी सकते हो। वैसे भी इन जानवरों के बीच उसे लड़के के लिए लड़की के साथ तुम क्या करते, या तुम खुद उसे लड़की के साथ। कितना ही कह पाई थी कि राघव उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है, जिससे महक का चेहरा एक तरफ हो जाता है। तो राघव उसके कंधे को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचकर उसके आंखों में देखते हुए, तुम सोच भी कैसे सकती हो जान कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और को खुद को छूने दे सकता हूँ। इस राघव प्रताप पर तुम्हारा हक है। मेरी बॉडी मेरे ही सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, किसी और में इतनी ताकत नहीं है कि वह राघव के करीब आए। और हाँ, मैंने अपने पागलपन का शिकार बना दिया, पर जिसे भी शिकार बनाया है वह कोई प्यार और तुम्हारे दुलारे नहीं थे, तुम्हारी सिर्फ मासूमियत का फायदा उठा रहे थे। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे दोस्त ही तुम्हें बर्बाद करने वाले थे। मैं मानता हूँ गलत हूँ, मैं बहुतों को मारा है और मैं मरूंगा भी, क्योंकि वह अगर कोई भी मेरी जान पर नजरें गंदी डालें या उसके बारे में गंदा सोच, तो यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा पागलपन हो, मेरी मोहब्बत हो, मेरी इबादत हो, मेरा इश्क हो, मेरा फितूर हो, और मेरा हर एक एहसास तुमसे जुदा है। और यह जो कर रहा है ना, इसके लिए तुम इतनी रहमदिल बन रही हूँ। जानती हूँ इसके भाई ने क्या किया है, पता है इसके भाई ने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। मारा है, मैंने अपने हाथों से मारा है, तुम्हारे दोस्त को भी मारा है। जाकर हॉस्पिटल में पता लगाओ कि उसे अस्पताल में जो पेशेंट्स मरते थे, उन लड़कियों के साथ जो रेप होते थे, वह कौन करता था। तुम्हारा दोस्त कोई दूध का दूल्हा नहीं था, डेड बॉडी के साथ वह रेप करता था। यहाँ तक तो ठीक है, अस्पताल में जो छोटी छोटी बच्चियों गायब होती थी, उनके बारे में पता है। तुम्हें कहाँ पता होगा, तुम्हारा ध्यान ही कहाँ पर होगा। तुम्हारे सामने तो कोई मासूमियत बनाकर फायदा उठा लेता है। कहते कहते वह शांत हो जाता है, तो वही महक इसकी बात को सुनकर अपने से दूर करते हुए, बस बहुत हो गया, और मैं बहुत सुन लिया। मुझे पता है तुम मुझे अपनी बातों में लाना चाहते हो और अपनी सच्चाई छुपाना चाहते हो, पर मिस्टर राघव प्रताप, मुझे तुमसे ना ही कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए और ना ही मुझे तुमसे कोई भी बात करनी है। आज मैं एक नए राघव से मिल चुकी हूँ, जिससे मुझे आज बेइंतहा नफरत करने की वजह मिली है। वैसे तो अब मैं तुमसे कुछ कह नहीं सकती, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। अगर मैं तुमसे दूर हो गई
तो तुम मेरे अपनों को दर्द दोगे और यह मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहते हो देखो वहां से जाने ही वाली थी कि सौरभ की तरफ देखकर अपने होठों पर मजाकिया भरी मुस्कुराहट लिए। मुझे तो लगा था कि तुम सच में भाई अच्छे हो, पर सच आज पता चला तुम भी इस जानवर के साथ रहकर जानवर बन गए थे। सोचकर ही अब मुझे नफरत हो रही है, मैंने अपने भरोसे को ऐसे लोगों को दिया जो उसकी वैल्यू ही नहीं करते हैं। कहते हुए वह जाने ही वाली थी कि कुछ सोचकर राघव की तरफ देखकर, अगर अंदर इंसानियत थोड़ी भी बाकी हो तो उसे लड़की को कुछ मत करना, नहीं तुमने खुद की जान ले लूंगी। कहते हुए वह गुस्से में वहां से जाने लगती है और वही राघव सौरभ की तरफ देखा है और फिर वहां से जाने वाला था कि वह आदमी जो जमीन पर लेटा हुआ था वह मुस्कुराते हुए, मुझे पता ही था आज नहीं तो कल मैं मरने ही वाला हूँ। सोच मरने से पहले कुछ अच्छे काम करो। अब तुम्हारी बीवी को तो तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है, अब तुम कितना भी उसे सच्चाई बताने की कोशिश करो वह मानने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। भरोसा टूटा है। वैसे भी लड़कियां भरोसा टूटने पर पूरी तरह से टूट जाती है। नाजुक दिल है और तुम्हारी बीवी का दिल तो नाजुक। और वह इतना ही कहा पाया था कि राघव अपने शूज को उसके सर पर मार देता है, जिससे की वजह से उसका सर वही की वही फूट जाता है। वह इतनी जोर से मारता है कि उसके सर के पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर सौरभ डर जाता है क्योंकि उसे पता था इस समय महक को राघव की जरूरत है। वह जल्दी से राघव के पास आकर, बॉस प्लीज जल्दी से जल्दी यहाँ से जाए, मैडम को आपकी जरूरत है। यहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लूंगा पर आपकी जरूरत वहाँ पर है, आप प्लीज जल्दी से जल्दी वहाँ पर जाए। उद्धरण चिन्ह। राघव महक के बारे में याद करके जल्दी से वहां से गुस्से में चला जाता है। आज उसकी यह गुस्सा जैसे उसके कंट्रोल में ही नहीं था। उसने जो सच्चाई छुपाने की कोशिश की थी वह आज महक के सामने आ चुकी है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह महक को कैसे हैंडल करे, उसे कैसे सब कुछ सच बताए, उसे कैसे अपनी बातों पर यकीन दिलाए। वह जब बाहर आता है तो उसे महक कहीं पर भी नहीं दिखती। उसके बॉडीगार्ड जो बाहर थे उनकी तरफ देखकर राघव चिल्लाते हुए, मेरी जान कहाँ पर है, अभी तो बाहर गई थी, तुम लोगों ने उसे रोका क्यों नहीं। ये सुनकर वह बॉडीगार्ड्स एक पल के लिए तो डर जाते हैं। वह जल्दी से, बॉस उन्हें रोकने की कोशिश तो बहुत की पर उन्होंने गुस्से में हम सबको धमकी दी थी कि अगर हमने एक कदम भी बढ़ाया तो वह अपनी जान ले लेगी, इसकी वजह से हम यहीं पर रुक गए। ये सुनकर राघव कुछ नहीं कहता और गुस्से में वहां से चला जाता है। वही वह सारे बॉडीगार्ड्स राघव के पीछे पीछे जाने लगते हैं। वही राघव हर तरफ महक को ढूंढने लगता है। वह तस्वीर दिखाने लगता है। तब उसे कुछ लोग हाईवे की तरफ जाते हुए कहते हैं, जिसकी वजह से राघव डर के मारे उसे तरफ बढ़ने लगता है। वह देखता है तो महक सामने जा रही थी। उसकी आंखों के सामने लगता है कुछ देख ही नहीं रहा था। आई हुई काकट मारकर जा रही थी, पर महक अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी और ये देखकर राघव की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। वह समझ चुका था कि इस समय महक के दिमाग की पूरी हालत डिसबैलेंस हो चुकी थी। उसका पूरा दिमाग ब्लैक हो चुका है। वह उसकी तरफ भागने लगता है। जब 165 आपके अंदर तो जानवर घुस जाता है। मेरी जान कहाँ पर है, अभी तो बाहर गई थी, तुम लोगों ने उसे रोका क्यों नहीं। ये सुनकर वह बॉडीगार्ड्स एक पल के लिए तो डर जाते हैं। वह जल्दी से, बॉस उन्हें रोकने की कोशिश तो बहुत की पर उन्होंने गुस्से में हम सबको धमकी दी थी कि अगर हमने एक कदम भी बढ़ाया तो वह अपनी जान ले लेगी, इसकी वजह से हम यहीं पर रुक गए। ये सुनकर राघव कुछ नहीं कहता और गुस्से में वहां से चला जाता है। वही वह सारे बॉडीगार्ड्स राघव के पीछे पीछे जाने लगते हैं। वही राघव हर तरफ महक को ढूंढने लगता है। वह तस्वीर दिखाने लगता है। तब उसे कुछ लोग हाईवे की तरफ जाते हुए कहते हैं, जिसकी वजह से राघव डर के मारे उसे तरफ बढ़ने लगता है। वह देखता है तो महक सामने जा रही थी। उसकी आंखों के सामने लगता है कुछ देख ही नहीं रहा था। आई हुई काकट मारकर जा रही थी, पर महक अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी और ये देखकर राघव की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। वह समझ चुका था कि इस समय महक के दिमाग की पूरी हालत डिसबैलेंस हो चुकी थी। उसका पूरा दिमाग ब्लैक हो चुका है। वह उसकी तरफ भागने लगता है। राघव महक को अपने सीने से लगाते हुए उसके बालों को सहलाकर उसके गालों को थपथपाते हुए, जान, जाना, अपनी आंखें खोलो, जान, जान देखो मुझे डर लग रहा है, जान अपनी आंखें खोलो। पहली बार राघव को अपने सीने में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। वह महक को ऐसे देखकर पूरी तरह से टूट सा गया था। वह जल्दी से मेरे को अपनी बाहों में उठाकर का की तरफ ले जाता है। सौरभ महक की हालत को देखकर पूरी तरह से परेशान हो जाता है।
और राघव को देखकर तो उसका चेहरा और भी ज्यादा परेशानी में भर जाता है। उसे पता था महक को सब कुछ पता चल चुका है और इस समय राघव पूरी तरह से डर चुका है, क्योंकि राघव हमेशा ही अपनी सच्चाई महक से छुपाता आया है और आज ऐसे ये सोचकर ही वह और भी ज्यादा परेशान हो चुका था। वो का पिछला दरवाजा खोल देता है, जिससे राघव महक को अपनी बाहों में लिए अंदर बैठ जाता है और खुद सौरभ ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है। वो का को फुल स्पीड में बढ़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ जब सूर्या और रोशनी की आंखें खुलती है, तब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इस समय दोनों ने कपड़े नहीं पहने थे। रोशनी अपने ऊपर ब्लैंकेट को डालते हुए, मेरे कपड़े कहाँ पर है? मैं ऐसे कैसे बाहर जा सकती हूँ? आपको कपड़े तो लाना चाहिए थी ना मेरे। जल्दी से कपड़े दीजिए, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, मुझे घर पर भी तो जाना है। सब लोग इंतजार कर रहे होंगे और कल की भी तैयारी बाकी है। मैं अभी तो कुछ भी पैकिंग नहीं किया है। उद्धरण चिन्ह कहते कहते बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए उसे देखने लगती है। सूर्या उसकी बात पर सिर्फ अपना सर हिला देता है और रोशनी उसे देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है। सूर्या उसके लिए कपड़े लाता है। रोशनी कपड़े पहनकर वॉशरूम में चली जाती है, जो प्राइवेट रूम से बना हुआ था। फ्रेश होने के बाद वह जब बाहर आती है तो सोफे की हालत को देखकर वह पूरी तरह से शर्मा जाती है। वह सोफे की तरफ देखकर बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेशन देती है। उसका चेहरा लाल लाल होने लगा था। तभी पीछे से सूर्या उसे बाहों में भरकर सोफे की तरफ देखते हुए, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि यह परफेक्ट है? ये सुनकर रोशनी का चेहरा पूरी तरह से शर्म से लाल लाल हो जाता है। वह अपनी आंखें बंद करके मुंह बनाते हुए, प्लीज स्टॉप इट, पहले ये सब देखकर बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, कोई अगर ये देख लेंगे तो क्या सोचेंगे? आपको तो शर्म नहीं है, पर मुझे तो बहुत शर्म है, अपने क्या करूं? सूर्या अपने बेल्ट को लगाते हुए रोशनी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जिसे रोशनी उसे देख रही थी तो सूर्या उसके हाथों में टाई को देखकर नीचे झुक जाता है। जिसे रोशनी उसे टाई बढ़ने लगती है तो सूर्या उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर, डोंट एक्ट इनोसेंट, और वैसे भी हम जो कुछ कर रहे हैं वह नया तो नहीं है ना, हर किसी को पता है यहाँ पर क्या हो रहा है। तुम्हें ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है, वैसे भी अब तुम इनोसेंट रही नहीं, अब तो तुम मेरी बीवी हो। और सबसे ज्यादा खास यह है कि तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है, जो किसी लड़की को पता नहीं है। तुम्हें तो और भी ज्यादा पता करने के लिए मेरे और ज्यादा नजदीक आना चाहिए, पर एक तुम हो जो। कहते कहते होठों पर शरारती मुस्कुराहट आ जाती है, पर वही उसकी बातों के पीछे जो डबल मीनिंग था, जिसे समझकर रोशनी की आंखें छोटी छोटी हो जाती है। वह उसे अपने से दूर करते हुए, मुझे समझ रहा है कि आप क्या कहना चाहते हैं और मैं सब कुछ सही तरह से समझ लिया है और मैं इनोसेंट हूँ और इनोसेंट रहूंगी। आप ना ज्यादा ना बोलिए ना, और मुझे ना ही कुछ जानना है। आपके बारे में जितना जान रही हो ना, वही काफ़ी है। अभी मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, कमर दर्द कर रही है, अगर और जानोगे ना तो मुझे नहीं लगता कि मैं एक हफ्ते से पहले बेड से उठ पाऊंगी। आपके अंदर तो जानवर घुस जाता है और मैं जानवर को संभाल नहीं पाती हूँ, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो बेहतर यही है कि आप शांत रहिए और मुझे जल्दी से जल्दी घर छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके अंदर का जानवर बाहर आ जाएगा। गॉट इट मिस्टर प्रताप? इतना कहकर रोशनी अपने से दूर करते हुए मुस्कुराकर चले जाते हैं और वही सूर्या उसकी इस बात पर और उसके इस अदा पर अपने सर हिलाकर अपने सीने पर हाथ रखो रहते हुए खुद भी रोशनी के पीछे पीछे चला जाता है। वह दोनों ही बाहर आ जाते हैं। कुछ देर बाद वह दोनों प्रताप पैलेस के लिए निकल जाते हैं। वही प्रताप पैलेस के गेट से कोई दूरी पर खड़ा कार की पिक्चर्स निकलने लगता है। वह अपने कमरे को देखा है, फिर अपना मोबाइल निकाल कर किसी को कॉल करता है और फटाफट से अपनी बाइक लिए वहां से चला जाता है। चांदनी बालकनी में बैठे अपने मोबाइल को देख रही थी। वह अपने मोबाइल को देखकर बड़े अजीब तरह से मुस्कुराने लगती है। अपने दोनों एल्बो को चेयर आर्म रेस्ट पर रखकर सामने देखने लगती है। शाम का वक्त हो चुका था और सूरज ढल चुका था। वह अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए। नफरत की आग अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वह मोहब्बत भी खत्म कर देती है। मोहब्बत की हद पार करने में जितना सुकून नहीं है, उसे कहीं गुना ज्यादा नफरत की हद पार करने में एक सुकून मिलता है। जो चीज़ अगर मेरी नहीं हुई उसे किसी और की बाहों में भी नहीं देख सकती। या तो उसे मुझे पाना है या तो उसे तबाह करना है। दो रास्ते हैं मेरे पास और दोनों में से कोई एक रास्ता तो उसे चुना ही होगा। कहते कहते वह बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराने लगती है
उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट है और आंखों में चमक। वह वही अपनी जगह से खड़ी होकर बालकनी से अपने कमरे की तरह बढ़ने लगती है। कमरे में आकर वह रेड वाइन की बोतल को अपने हाथों में लिए ड्रिंक को गिलास में डालती है। साइड में पड़े सिगरेट के बॉक्स में से सिगरेट को निकालकर उसे अपनी होठों के बीचों बीच रखकर उसके लंबे लंबे कश लेने रखते हैं और बीच बीच में रेड वाइन के भी शिप ले रही थी। तभी सर्वेंट कमरे को पहले नॉक है और फिर अंदर आ जाती है। वह अंदर जाकर अपना सर झुकाते हुए, मैडम नीचे आदित्य सर आए हैं। आदित्य का नाम सुनकर चांदनी के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे देखकर एक पल के लिए तो वह सर्वेंट भी डर के मारे कांपने लगते हैं और वही चांदनी अपने होठों बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट लिए। तो इंतजार किस बात का है? जो काम मैंने दिए थे वह हो जाने चाहिए। उसे कहो कि मुझे डिनर करना है और उसकी के ही हाथों से डिनर करना है और उससे पहले किचन को अच्छी तरह से साफ करना। पता है ना साफ सफाई मुझे कितनी ज़्यादा पसंद है। कहते कहते चांदनी अपने होठों के बीचों बीच सिगरेट को पढ़कर उसे जाने का इशारा कर देती है। वही चांदनी का इशारा समझकर वह सर्वेंट भी वहां से चली जाती है। वही चांदनी अपने होठों के बीचों बीच पड़ी हुई सिगरेट कॉमेडी उंगलियों में पकड़ लेती है और एक ही झटके में ड्रिंक के गिलास को खत्म करके अपने क्लोजिंग रूम की तरफ बढ़ जाती है। क्लोजिंग रूम में आकर वह कपड़ों को देखने लगते हैं। एक ड्रेस को अपने हाथों में लिए कुछ सोचते हुए उसे पहनने लगते हैं और खुद मिरर के सामने खड़ी हो जाती है। चांदनी हद से ज़्यादा होता दिख रही थी। उसे ड्रेस में वह ड्रेस रिवीलिंग था जिसमें चांदनी का क्लोजेस्ट से लेकर उसके बैक दिख रही थी। चांदनी अपने बालों को खुला करके खुद को देखते हैं। इस समय उसने शर्ट पहना हुआ था जिसकी वजह से वह और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अपनी आंखों में एक नशा लिए वह कमरे से बाहर निकलती है। सर्वेंट वहां से पहले ही जा चुके थे। वही चांदनी अपने कदम सीढ़ियों की तरफ लाती है और वैसे ही वह किचन की तरफ चली जाती है। किचन की तरफ जाते हुए उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। वो जब वह पर आती है तब वह सामने आदित्य को देखते हैं जो खाना बना रहा था। चांदनी उसे देखकर अपनी होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरी बातों को इतना ज़्यादा मानते हो। वैसे मैंने हमारे प्रोडक्ट्स देखे और हमारा लॉट भी बिल्कुल सही है। मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। आदित्य तुम पर, क्या तुम मुझसे नाराज हो? कहते कहते वह बड़ी मासूमियत से देखने लगती है। वही आदित्य जो खाना बना रहा था। उसकी नज़र चांदनी पर चली जाती है। वह जब चांदनी को देखा है तो देखा ही रह जाता है। उसकी आंखें तो उसकी क्लोजेट पर ही रुक जाती है। जब 166 इंटीमेट सर्वेंट वहां से पहले ही जा चुके थे। वही चांदनी अपने कदम सीढ़ियों की तरफ लाती है और वैसे ही वह किचन की तरफ चली जाती है। किचन की तरफ जाते हुए उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। वो जब वह पर आती है तब वह सामने आदित्य को देखते हैं जो खाना बना रहा था। चांदनी उसे देखकर अपनी होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरी बातों को इतना ज़्यादा मानते हो। वैसे मैंने हमारे प्रोडक्ट्स देखे और हमारा लॉट भी बिल्कुल सही है। मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। आदित्य तुम पर, क्या तुम मुझसे नाराज हो? कहते कहते वह बड़ी मासूमियत से देखने लगती है। वही आदित्य जो खाना बना रहा था। उसकी नज़र चांदनी पर चली जाती है। वह जब चांदनी को देखा है तो देखा ही रह जाता है। उसकी आंखें तो उसकी क्लोजेट पर ही रुक जाती है। वह चांदनी को सिर्फ और सिर्फ देखता ही रह जाता है। उसकी गोरे गोरे टांगे चांदनी जिस तरह से खड़ी थी उसी तरह से वह ड्रेस और भी ज़्यादा रिवीलिंग लग रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि चांदनी आखिर उसके सामने ऐसी क्यों खड़ी है। उसकी दिल की धड़कन में बढ़ने लगती है। गला सूखने हुए महसूस हो रहा था। वह बस चांदनी को देख रहा था जो उसे ही देखकर मुस्कुराई जा रही थी। तभी चांदनी उसके पास आकर मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रख देती है, जिससे उसका सीन उसके हाथों पर टच हो जाता है, जिससे आदित्य गहरी सांस लेता है और वही चांदनी से प्रिटेंड करती है जैसे उसने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। वह आदित्य के रिएक्शन को देख रही थी, वह खाने को देखते हुए। वैसे मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना ज़्यादा और अच्छा खाना इतनी जल्दी बनाते हो। मुझे इसे खाने में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। वैसे इस टेस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। कहते कहते वह मुस्कुराने लगती है तो वही आदित्य चांदनी की बातों को सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे डबल मीनिंग बातों को वह समझ रहा था, जिससे उसके हाथों की नसें दिखना लगती है।
वह समझ पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसी वजह से वह चांदनी से दूर होकर अपना सर नीचे झुका लेता है, जिससे चांदनी की पीठ उसके सामने थी। चांदनी सामने खान की तरफ देखते हुए, क्या हुआ, तुम ऐसे पीछे क्यों चले गए, क्या तुम्हें कुछ चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करूं? ये सुनकर आदित्य उसकी तरफ देखा है, पर उसकी पीठ को देखकर उसकी और भी हालत खराब हो जाती है। वह कुछ सोचते हुए, मैडम मुझे वॉशरूम जाना है, मैं अभी जस्ट आता हूँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आदित्य को ऐसे भागते हुए देखकर चांदनी अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, तुम्हें बस ऐसे ही तड़पाना है, मुझे तुम्हारी तड़प को इस कदर में आगे तक ले जाऊंगी, जब मछली को पानी के बाहर निकलता है तो वह फड़फड़ाना लगता है। पानी भी अब मैं बनूंगी और मछुआरा भी मैं ही बनूंगी। अब बस तुम्हें मछली बना है और लगभग 50% तो काम हो ही गया है। शौक है ना मुझे से खेलने का। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो कि चलो सूर्या तो नहीं है, पर तुमसे तो काम चल ही सकती हूँ। आखिर मेरी भी तो ज़रूरत है और सूर्या ने भी तो अपनी ज़रूरत है पूरी की है। कहते कहते वह अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लाते हैं। कुछ देर बाद आदित्य वहां पर आ जाता है। आदित्य वहां पर आकर एक गहरी सांस लेता है। उसके चेहरे से पता लग रहा था कि वह कितना ज्यादा पसीने में था। और वही चांदनी सभी खाने को डाइनिंग टेबल पर रखते हुए आदित्य की तरफ देखकर, आ जाओ, तुमने खाना बनाया है तो तुम्हें खाना तो चाहिए। आखिर तुमने मेरी इतनी ज्यादा मदद की है, मेरे गुस्से को हैंडल कर रहे हो। समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे कहूँ तुम्हें, कितने अच्छे हो तुम आदित्य, जैसे तुम मुझे चाहिए थे। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मेरा टेस्ट बदलेगा। सूर्या तो देखो मेरी रेस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है। हम समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। कहते कहते बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगती है। आदित्य उसकी बात को सुनकर अपना सर हिला देता है और जाने के साइड में बैठ जाता है। चांदनी उसे खाना सर्व करने लगती है। आदित्य को अजीब तो लगता है, पर उसे लगता है कि शायद चांदनी को उसका लॉट मिल गया है तो वह खुश है। वह चांदनी की नशीली आंखों में देखा है और फिर अपना सरना में हिलाकर खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद वह अपनी जगह से खड़ा ही होने वाला था कि चांदनी खांसने लगती है, जिसे आदित्य उसे पानी पिलाने लगता है। इस समय उसका हाथ उसकी पीठ पर था। उसकी गोरी पीठ पर अपने हाथ को रखकर आदित्य को बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। उसे सुकून सा महसूस हो रहा था। वह चांदनी को पानी पिलाता है। वह देख सकता था अपनी चांदनी के होठों से नीचे आ रहा है। उसकी नज़र बार बार चांदनी के क्लोजेट की तरफ जा रहे थे। तभी चांदनी अचानक से अपनी होठों उसकी तरफ लाती है। ये सब अचानक हुआ कि आदित्य के होठों चंदानी के होठों से मिल जाते हैं। आदित्य उससे दूर होने वाला था, पर वह देखता है कि चांदनी कुछ भी बोल नहीं रही है, तो उसके हाथ खुद ब खुद चांदनी के कंधे पर चले जाते हैं। वही चंदानी अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बाद वह दोनों चांदनी के कमरे में थे। आदित्य लेटा हुआ था, उन दोनों के ऊपर कपड़े नहीं थे। चांदनी बिस्तर से बैठ जाती है और एक टी शर्ट को निकालकर पहन लेती है। वह गहरी सांस लेकर आदित्य को देखते हैं, अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए। हम आएगा मजा। वैसे सोचा नहीं था दुश्मन के साथ भी नाइट एक्सपेंड करना इतना इंटरेस्टिंग होगा। निराश तो तुमने बिल्कुल भी नहीं किया मुझे, पर अब तुम निराश होने वाले हो, करते हुए आदित्य को देखते हैं। फिर आदित्य के मोबाइल को हाथों में लिए उसके फिंगरप्रिंट को लगाकर उसके मोबाइल को ओपन करके वह कुछ देखने लगती है। करीब आधे घंटे बाद वह उसके मोबाइल को वैसे ही उसके साइड में रखकर अपने मोबाइल में कुछ डाटा ट्रांसफ़र करके वहां से वह बालकनी की तरह बढ़ जाती है। दूसरी तरफ अस्पताल में राघव ने महक को एडमिट करवा दिया था। इस समय राघव परेशान सा बैठा हुआ था एक साइड। उसका पूरा चेहरा गुस्से में और परेशानी में भर चुका था। तब तक वहां पर सौरभ आ जाता है। सौरभ को वहां पर आते हुए देखकर राघव एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पकड़ कसते हुए अपनी गुस्से भरी नजरों से उसे देखते हुए उसके कॉलर को पकड़कर उसे दीवार से लगाते हुए, सौरभ तुम्हारी हिम्मत कैसे हो सकती है मेरी जान को वहां पर लाने की? तुमने एक बार भी उसका चेहरा नहीं देखा। तुम्हारी एक गलती की वजह से मेरी जान आप मुझसे नफरत करेगी। समझ नहीं आ रहा है मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी जान मुझसे नफरत ना करे। अगर उसने मुझसे नफरत करनी शुरू कर दी ना तो मैं तुम्हें जीते जी नरक कैसा है वह दिखाना शुरू कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। सौरभ राघव को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर पहले तो डर जाता है, फिर जैसे तैसे करके अपने गले से आवाज निकालकर, बॉस हमने इस लड़की को अस्पताल से किडनैप किया था, पर बीच में मैडम कैसे आ गई यह हमें पता ही नहीं चल।
यहाँ तक कि हमने पूरी इन्फॉर्मेशन निकली थी, ये पता ही नहीं चला कि वह लड़की की जगह मैडम कैसे आ गई। ये सुनकर राघव एक जोरदार पंच दीवार पर मार देता है, जिससे उसके हाथों से खून आने लगता है। वही उसके ऐसे करने से सौरभ डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। वही राघव अपनी आंखें बंद करके गहरी गहरी सांस लेने लगता है। करीब 10 मिनट के बाद डॉक्टर आ जाते हैं। वह जाकर राघव के सामने अपना सर झुकाते हुए, मिस्टर प्रताप, आपकी वाइफ की कंडीशन अभी ठीक है। शायद उन्हें किसी बात का गहरा सदमा लगा है। उनका पूरा तरह से माइंड ब्लॉक हो चुका है, यहाँ तक कि वह बेहोशी में भी किसी को अपने से दूर जाने का कह रही है। ये सुनकर राघव बिना कुछ बोले रूम में जान लगता है, जहाँ पर महक एडमिट है। डॉक्टर कुछ खाने ही वाले थे कि सौरभ उसे रोक देता है, जिससे डॉक्टर कुछ कहता नहीं है और वहां से अपना सर हिलाते हुए चला जाता है। वही राघव जब रूम में आता है तो महक को देखा है, जो बड़बड़े जा रही थी। उसे देखकर वह पूरी तरह से परेशान हो चुका था। वह उसके पास ही जाकर बैठा है। वह जैसे ही उसे छूता है, वैसे ही मैं एक बेहोशी की हालत में ही उसे अपने से दूर कर देती है। ऐसे करने से राघव अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर अब वह क्या कर सकता था। गलती उससे हुई है और अब महक को समझाना उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे समझाएं, क्योंकि महक की जो कंडीशन है उसके बाद राघव को परेशानी हो रही थी कि कैसे उसे समझाएं। राघव कुछ सोचते हुए अपना सर हिलाकर एक गहरी सांस लेकर महक के हाथों को पकड़ लेता है। करीब आधे घंटे बाद महक अपनी आंखें धीरे धीरे खोल देती हैं। वह राघव को देखते हैं, जिसने अपनी आंखें बंद करके उसके हाथ को पकड़ा हुआ था। वह उसे देखकर अपनी आंखें बंद करके अपने दूसरे हाथ से अपने सर को पकड़ लेती है। धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आने लगता है, जिससे याद करके वह जल्दी से राघव कहाँ को अपने से दूर कर देती है। जिसे राघव अपनी आंखें खोलकर महक की आंखों में दिखता है, जहां पर उसे अपने लिए बेताशा नफरत और गुस्सा दिख रहा था। उसे देखकर राघव गहरी सांस लेकर अपने शांत आवाज में, जाना बिना सोचे समझे गुस्सा मत करो, एक बार मेरी बात तो सुनो, तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं सच में कुछ गलत नहीं किया है। माना मैं तुम्हें पाना चाहता था, पर मैं किसी की बेवजह जान नहीं ली है। बस मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। पर ऐसी नफरत भरी आंखों से मत देखो, मुझे दर्द महसूस होता है। तुम्हारी आंखों में अगर मैं प्यार ना देखूं तो मुझे दर्द महसूस होता है। जाना ऐसा मत देखो। कहते कहते वह अपने दोनों हाथ उसके सामने जोड़ देता है। वही राघव के ऐसे चेहरे और ऐसी सिचुएशन को देखकर महक एक गहरी सांस लेकर अपने चेहरा दूसरी तरफ करके, राघव, मुझे इस बारे में तुमसे कुछ भी बात नहीं करनी है। मुझे नफरत है और नफरत ही रहेगी तुमसे। जब 167 गुस्सा, जाना बिना सोचे समझे गुस्सा मत करो, एक बार मेरी बात तो सुनो, तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं सच में कुछ गलत नहीं किया है। माना मैं तुम्हें पाना चाहता था, पर मैं किसी की बेवजह जान नहीं ली है। बस मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। पर ऐसी नफरत भरी आंखों से मत देखो, मुझे दर्द महसूस होता है। तुम्हारी आंखों में अगर मैं प्यार ना देखूं तो मुझे दर्द महसूस होता है। जाना ऐसा मत देखो। कहते कहते वह अपने दोनों हाथ उसके सामने जोड़ देता है। वही राघव के ऐसे चेहरे और ऐसी सिचुएशन को देखकर महक एक गहरी सांस लेकर अपने चेहरा दूसरी तरफ करके, राघव, मुझे इस बारे में तुमसे कुछ भी बात नहीं करनी है। मुझे नफरत है और नफरत ही रहेगी तुमसे। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह अपने दोनों हाथ उसके सामने जोड़ देता है। वही राघव के ऐसे चेहरे और ऐसी सिचुएशन को देखकर महक एक गहरी सांस लेकर अपने चेहरा दूसरी तरफ करके, राघव, मुझे इस बारे में तुमसे कुछ भी बात नहीं करनी है। मुझे नफरत है और नफरत ही रहेगी तुमसे। राघव महक की बात पर उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसकी आंखों में देखकर, मेरी बात तो सुनो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जाना, मुझे सच में कुछ बोलने का मौका तो दे दो। ये नफरत मत मुझसे करो, मैं डरता हूँ, मैं जी नहीं पाऊंगा इस नफरत में, मैं मर जाऊंगा। जाना ऐसा मत करो। महक उसे अपने से दूर करते हुए मुस्कुराकर, तो मर जाओ ना, क्यों जिंदा हो? दूसरों को मौत देकर तुम्हें सुकून मिलता है, तो तुम क्यों जी रही हो? अगर तुम किसी को प्यार नहीं कर सकते, किसी की मौत ले सकते हो, तो इससे अच्छा है कि मर जाओ, जिससे कुछ लोगों की तो जान बच जाएगी। तुम्हारा पागलपन का कोई शिकार तो नहीं होगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगे। राघव, मुझे अपने के लिए लोगों के जाने लिए है। तुमने उन तस्वीरों को देखकर मुझे आप खुद से नफरत होने लगी है। मैं क्यों जिंदा हूँ?
मेरी वजह से इतने लोगों ने अपनी जान गंवाया है, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। क्यों बिगाड़ा था उन लोगों ने तुम्हारा? सिर्फ और सिर्फ मुझे ही तो चाहा था। तुम उनसे बात तो कर सकते थे, मुझे बता देते मैं कौन सा तुम्हें धोखा देकर जाने वाली थी उनके पास, पर नहीं, तुमने अपने पागलपन का शिकार उन सभी को बना दिया। तुमने ये साबित कर दिया कि तुम्हें मुझ पर थोड़ा भी भरोसा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। उसके चेहरे पर दर्द था, वह कांप रही थी। वह गहरी गहरी सांस लेने लगती है, जिसे देखकर राघव डर जाता है। वह जल्दी से महक को शांत करने लगता है, पर महक की सिचुएशन क्रिटिकल हो रही थी, जिसकी वजह से रखो जल्दी से डॉक्टर को बुला देता है। डॉक्टर महक की सिचुएशन को देखकर राघव की तरफ इशारा कर देते हैं। राघव उसका इशारा समझकर बाहर आ जाता है। जैसे ही राघव बाहर आता है तो डॉक्टर राघव की तरफ देखकर, मिस्टर प्रताप, आपकी बीवी की हालत खराब है, उन्हें किसी चीज का गहरा सदमा लगा है, और बेहतर यही है क्या आप उन्हें ज्यादा परेशान मत कर दिए। वह अगर ज्यादा से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में चली गई तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? ये सुनकर राघव बस अपना सर हिला देता है। वह गहरी सांस लेकर बिना कुछ बोले एक साइड बैठा रह जाता है। उसका चेहरा पूरी तरह से परेशानी और फीका पड़ चुका है, तो उसके चेहरे पर कुछ भी नहीं था। वही सौरभ अपने बॉस की हालत देख रहा था। उसकी हालत को देखकर वह अपने सर पर हाथ रखकर एक गहरी सांस लेता है। वही महक की हालत नॉर्मल हो चुके थे। अब महक अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने लगते हैं। राघव कमरे में आ जाता है। जब वह कमरे में आता है तो महक अपनी जगह से खड़ी होते हुए, मैं नहीं चाहती कि जो हमारा दोनों के बीच है वह घर वालों के सामने आ जाए, और मैं मेरे घर वालों को बिल्कुल भी दर्द में नहीं देख सकती। वह ये सोच भी नहीं सकते कि उनका दामाद किस लेवल का पागल है। अगर उन्हें पता चला ना तो शायद वह मुझे तुमसे अलग कर देंगे, पर लोगों के बीच जो बदनामी और जो बेइज्जती हो, और घर में जो रिश्ते टूटेंगे और मेरी बहन तुम्हारी वजह से दर्द में रहेगी, उससे बेहतर यही है कि इस रिश्ते को हम सब के सामने निभाए, पर बंद कमरे में। ना ही मैं तुम्हें जानती हूँ ना तुम मुझे जानते हो। अगर तुमने किसी और को अपना शिकार बने बारे में सोचा ना तो शायद मैं अपनी जान दे दूंगी, उसके बाद ना ही तुम्हारा कोई शिकार बनेगा ना ही तुम्हारा कोई पागलपन। कहते कहते वह गुस्से में वहां से चली जाती है। वही उसकी बहुत को सुनकर राघव है। गहरी सांस लेकर खुद से, राघव प्रताप, तुम्हें कुछ तो करना ही पड़ेगा। जान नाराज है, समझना तो पड़ेगा। बस एक बार तुम्हें सच्चाई पता चले जाना, फिर तुम बिल्कुल भी मुझसे नफरत नहीं करोगी। जरूर मैं तुम्हारे पीछे पागल हूँ, पर इतना बेवकूफ नहीं हूँ जो बिना वजह किसी को मार। राघव प्रताप के खून में ही नहीं है कि वह बिना वजह कुछ करे, पर अब तुम्हें समझाने का क्या फायदा। मैं नाराज हो चुकी हूँ, और कहीं ना कोई गुस्सा भी हो, और इस राघव प्रताप को तो मैं कैसे भी करके शांत करना ही पड़ेगा। अब तुम उसे राघव से मिलोगे जिस खेल के बारे में किसी को पता ही नहीं है। कहते कहते वह अपना सर हिलाते हुए कुछ सोचते हुए गहरी सांस लेकर रूम से बाहर निकल जाता है, और फिर महक को देखा है जो गुस्से में वहां से जा रही थी। वह भी अपने दोनों हाथ पहन के पॉकेट में डालो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। महक ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। ये बात राघव अच्छे से नोटिस कर सकता था। वह कुछ सोचते हुए गहरी सांस लेकर गुनगुनाते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पैलेस में सूर्या और रोशनी दोनों ही आ चुके थे। दोनों को एक साथ आते हुए देखकर सौम्या जी मुस्कुराते हुए, क्या बात है आज तुम दोनों एक साथ? चलो अच्छा है, तुम दोनों ने पैकिंग तो किए हैं ना? कल सुबह हमें निकालना है। उससे पहले रोशनी बेटा तुम फ्रेश होकर मेरे कमरे में आ जाओ। कुछ गहने और लहंगा है जो मैं देखना चाहती हूँ तुम पर होता है कि नहीं। नहीं तो हम वहाँ से ही लेंगे, क्योंकि पूजा में सास अपनी बहू को लहंगा देती है। ये प्रथा है। वैसे तो गायत्री दे देगी, पर गायत्री को मैंने ही बोला है कि मैं अपनी दोनों बहू को लहंगा देने वाली हूँ। महक ने तो ट्राई कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। रोशनी यह सुनकर अपना सर हिलाते हुए, वैसे दी कहाँ दिख नहीं रहे हैं, वह कहाँ पर है, कमरे में है क्या? इस पर गायत्री वहाँ पर आते हैं। वह कुछ काम से बाहर गए हैं, आ जाएगी। पहले तुम तैयार हो जाओ, और मैं तुम्हारे लिए खाना रख दिया है, भूख लगी होगी ना तुम्हें। सूर्या तुम भी कुछ खा लो। ये सुनकर सूर्या बस अपना सर हिला देता है और अपने दोनों हाथ पहन के पॉकेट में डाले वहां से निकल जाता है। वही रोशनी भी मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। उन दोनों को जाते हुए देखकर गायत्री मुस्कुराते हुए, सच में फैसला सही निकला।
हमारा सूर्या ने बिल्कुल अपने लिए परी ही चुनी है। सोचा नहीं था कि सूर्या कभी किसी से शादी करेगा। रोशनी उसकी जिंदगी में आकर सच में रोशनी ही फैल रही है। देखो कैसे खुश रह रहा है। मेरा बच्चा जो सोचा नहीं था वह मिल रहा है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। माँ, इस घर हर कोई अब एक फैमिली तरह बन चुका है। देखा है आपने, सूर्या जो कभी घर पर रहता नहीं था, अब वह घर पर रहने लगा है, बातें करने लगा है। एक अलग से सुकून मिल चुका है जिंदगी में। जाए यह अब देखना है कब मिलते हैं हमारे नसीब में। कहते कहते वह सौम्या की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। वही उसकी बात को सुनकर सौम्या अपना कर हिलाते हुए, बहुत जल्द मिल जाएगी और लगता है ये खबर भी आएगी। अब पूजा की तैयारी भी करनी है, इसकी भी सारी चीज मुझे पैक करनी है। पंडित जी से बात की है, वहाँ की भी तैयारी वह लोग शुरू कर रहे हैं। पूरे मंदिर को सजाने में लगे हुए हैं। वहाँ पर जाने के बाद दूसरे दिन ही पूजा रखी गई है। मुहूर्त बहुत अच्छा निकला है। उद्धरण चिन्ह। गायत्री यह सुनकर अपना सर हिलाते हुए, ये तो बहुत अच्छी बात है। माँ वैसे अपने दी को बुलाया है, बहुत नाराज है, इसी वजह से वह शादी में नहीं आई है। मैंने बात तो की थी पर उन्होंने कुछ ज्यादा बात नहीं की। क्या कुछ हुआ है क्या? सौम्या अपना सर हिलाते हुए, तुम तो जानती हो मनोरमा कैसी है। उसे अपनी बेटी की शादी सूर्या के साथ करवाने थी। मैंने बोला था कि सूर्या नहीं करेगा शादी, तो इसी बात पर वह गुस्सा है। वह चाहती है कि उसकी बेटी की शादी उसके साथ करवा दे। इसके लिए उसने कितनी बार मुझे कॉल किए थे। जब मैं सूर्या की शादी के बारे में बताया तब से वह बहुत ज्यादा गुस्से में है और शादी में आने का रीज़न नहीं है। तो मैं भी ज्यादा कुछ बोला नहीं। मैंने बोला कि पूजा में ही मिलते हैं, क्योंकि वहीं पर तो वह आएगी। मुझे तो इस बात की परेशानी हो रही है कि वह रोशनी को देखकर क्या कुछ बोल मत, नहीं तो सूर्या बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तुम तो जानती हो रोशनी के लिए सूर्या क्या कुछ नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह अपना सर हिला देते हैं। वही उसकी बात को सुनकर गए थे गहरी सांस लेकर। ये तो आपने सच कहा। वैसे नहीं, कैसा मिलन है। मतलब सूर्य ने तो कभी रोशनी को ढंग से देखा तक नहीं था और हमें लगा भी नहीं था कि सूर्य रोशनी के साथ शादी करेगा। पर कहते हैं ना, भगवान ने जो लिखा है वह देख कर ही रहते हैं। आप क्या ही कर सकते हैं। चलिए मैं भी मदद करती हूँ, आपकी बहुत देर हो चुकी है ना। कहते कहते गायत्री सौम्या के साथ चली जाती है। वही रोशनी जब कमरे में आती है तो उसे कमरा खाली खाली महसूस होता है। वह कुछ सोचकर जल्दी से वॉशरूम की तरफ चली जाती है, बिना ये देखे कि उसके पहले ही वॉशरूम में कोई मौजूद है जो उसे जल्दी जल्दी में कपड़े निकालते हुए देख रहा। जब 168 बेशर्मी। कहते कहते वह अपना सर हिला देते हैं। वही उसकी बात को सुनकर गए थे गहरी सांस लेकर। ये तो आपने सच कहा। वैसे नहीं, कैसा मिलन है। मतलब सूर्य ने तो कभी रोशनी को ढंग से देखा तक नहीं था और हमें लगा भी नहीं था कि सूर्य रोशनी के साथ शादी करेगा। पर कहते हैं ना, भगवान ने जो लिखा है वह देख कर ही रहते हैं। आप क्या ही कर सकते हैं। चलिए मैं भी मदद करती हूँ, आपकी बहुत देर हो चुकी है ना। कहते कहते गायत्री सौम्या के साथ चली जाती है। वही रोशनी जब कमरे में आती है तो उसे कमरा खाली खाली महसूस होता है। वह कुछ सोचकर जल्दी से वॉशरूम की तरफ चली जाती है, बिना ये देखे कि उसके पहले ही वॉशरूम में कोई मौजूद है जो उसे जल्दी जल्दी में कपड़े निकालते हुए देख रहा। रोशनी अपने कपड़ों को निकाल कर जैसे ही सामने देखती है तो वह जल्दी से अपने ऊपर हाथ रखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए, ओ नो शिट, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। आप अभी के अभी वॉशरूम से बाहर जाए, मुझे फ्रेश होना है। ऊपर से दादी के पास भी जाना है, अगर लेट हो गए तो वह क्या सोचेंगे मेरे बारे में। कहते कहते वह गुस्से में उसे देखने लगती है। उसका चेहरा पूरी तरह से गुस्से में लाल हो चुका था और वही सूर्या उसकी बात को सुनकर उसको अपने बेहद नजदीक कर लेता है। उसे दीवार से लगाकर अपनी गहरी आवाज में, तो हो जाने दो लेट, और वैसे भी दादी समझ ही जाएगी कि अभी अभी हम दोनों की शादी हुई है तो हमें क्वालिटी टाइम तो उन्हें देना ही चाहिए। ज्यादा सोचो मत, इतना भी ज्यादा कोई स्ट्रोक नहीं है मेरे घर पर। वैसे भी उन्हें तो बहुत खुशी होगी कि मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे नजदीक रह रहा हूँ। एक बार उनसे कहकर तो देखो, वह खुद ही बोल देंगे कि तुम 2 घंटे और लेट आती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कहते कहते वह अपने हाथों को उसके सीने तक ले जाकर एक आंख मार देता है और वही उसके ऐसी बातों को सुनकर रोशनी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखकर गुस्से भरी आवाज में, सच में यह इंसान ना, ओ आप ना सच में पागल हो गए हो, थोड़ी तो शर्म करो।
बेशर्म इंसान, कभी कभी ना मन करता है कि मेरी जिंदगी में आखिर क्या लिखा है मेरे भगवान ने, जो आप जैसा पागल सन की बेशर्म थरकी इंसान को मेरी जैसी लड़की की जिंदगी में डाल दिया। कुछ तो सोच समझ कर मेरी शादी करवानी चाहिए थी कि नहीं, पर नहीं, और ऊपर से आपकी ऐसी बातें। थोड़ा सा तो इस बच्चे पर रहम करिए। पहले ही मेरी जान कब निकलती है, जो अब और ज्यादा आप रोमांटिक बना रहे हैं। जरा मिस्टर प्रताप अपना रोमांटिक साइड संभाल कर रखिए, क्योंकि मेरी हालत इस समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह उसे अपनी आंखें छोटे छोटे करके देखने लगती है। वही उसकी बात को सुनकर सूर्या अपने होठों पर एक मासूमियत बड़ी मुस्कुराहट लाकर, पर फायरफ्लाई, मैं तो कुछ किया ही नहीं है। मैं तो बस तुम्हें अपनी बाहों में लेकर फ्रेश होना चाहता हूँ, पर तुम हो जिसके मन में ही कुछ डर्टी थॉट्स आ रहे हैं, तो मैं इसमें क्या करूँ। ये सुनकर रोशनी अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसके हाथों को पकड़ते हुए, अच्छा, मेरे मन में डर्टी थॉट आ रहे हैं, तो जरा आपके हाथ कहाँ पर जा रहे हैं? इन्हें काबू करिए मिस्टर प्रताप। पहले ही मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, नहीं तो मेरा गुस्सा आप पर बरस जाएगा। मैं यह नहीं देखूंगी क्या आप कौन है, बस आपको मेरा गुस्सा सहना पड़ेगा। रोशनी के मुंह से बार बार मिस्टर प्रताप सुनकर सूर्या अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए। तुम मिसेस प्रताप, आपका भी फर्ज बनता है ना, अपने पति को थोड़ा सा मेंटली रिफ्रेश करने का देखो। कितना ज्यादा थक गया हूँ मैं। उसकी ऐसी इनोसेंट और इतना प्यारा चेहरा देखकर रोशनी उसकी दोनों गालों को पकड़कर, बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता है आप कितने ज्यादा फ्रेश हो चुके हैं। आपने कम मुझे सताया नहीं है, जो अब सतना चाहते हो। बेहतर यही है कि जल्दी से फ्रेश हो जाए, तो कि वहां पर जाकर मैं जब लहंगा पहनूंगी और उन्होंने अगर मेरे गर्दन पर या मेरे शरीर पर निशान देखेंगे तो क्या सोचेंगे? यही बोलेंगे कि रात तक का इंतजार नहीं कर सकते थे क्या? यह इतना शर्मिंदा होगा मेरे लिए ये सब। अपना ज्यादा बनिए मत। वैसे भी मैंने सोचा नहीं था कि मेरा पति इतना भी रोमांटिक हो सकता है। मुझे लग ही नहीं था कि मिस्टर प्रताप में ये भी क्वालिटी है, सिवाय गुस्से भरी आंखों के देखने के सिवा। कहते कहते वह अपनी होठों पर एक मुस्कुराहट लिए उसे देखने लगते हैं। वही उसकी बात को सुनकर सूर्य बड़ी मासूमियत भरी आंखों के साथ, फायरफ्लाई, मेरे बारे में तुम्हें और भी कुछ जानना है? तुम तो कहाँ मुझे जानती हो, वक्त के साथ में मेरे बारे में पता ही चलेगा। बस अपनी ये दिल की धड़कन है, संभाल कर रखना। जिस वक्त मेरे बारे में ये जान लेगी तब इसकी आवाज़ तुम्हें परेशान करेगी। कहते कहते वह बड़ी मासूमियत भरी मुस्कुराहट लेता है, पर उसकी मुस्कुराहट में कुछ था, कुछ तो गहरा था, जो बहुत ही ज्यादा अजीब था। और वही उसके ऐसी बातों को सुनकर रोशनी अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए। अच्छा, ऐसा क्या है जो ये दिल की धड़कनें बढ़ा रही है? वैसे देखा जाए तो ये बढ़ती ही जाती है। आपकी अजीब सी बातों के बारे में सोच सोच कर तो यही है कि अब और एक पहेली मत बनाए, पहले ही अपने बहुत पहेली बना रखी है। कहते कहते वह उसकी आंखों में देखने लगती है, तो वही उसकी बात को सुनकर सूर्या बड़ी मासूमियत भरी मुस्कुराहट लिए। ओह, तुम मेरी फायरफ्लाई को शिकायत है मेरी बातों से? बस कुछ वक्त, उसके बाद धीरे धीरे मेरी बातों का मतलब भी तुम्हें पता चलेगा। वैसे भी यह आंखें, ये चेहरा और यह मुस्कुराहट बहुत कुछ छुपा देती है। फायरफ्लाई, इन आंखों में कुछ चीज छुपी रहती है, जिसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है पर नामुमकिन नहीं। कहते कहते वैसे ही उसकी आंखों में देखते हुए गहरी सांस लेकर उसके माथे को चूमते हुए वहां से अपने लोअर बॉडी पर टॉवल को लपेटे हुए दरवाजे की तरफ बढ़कर, मैंने खुद को फ्रेश कर लिया है, तुम फ्रेश हो जाओ। अगर मैं और देर तक रहा तो तुम नाराज हो जाओगे, और मैं अपनी फायरफ्लाई को नाराज बिल्कुल भी नहीं देख सकता। कहते कहते वह तो चला जाता है, पर वही उसकी बातों को सुनकर रोशनी हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या बोले। वो कुछ सोच कर अपना सर हिला देती है और एक गहरी सांस लेकर खुद को फ्रेश करने लगती है। जब फ्रेश होकर बाहर आती है तो देखी है वहां पर कोई भी नहीं है, जिसे देखकर वह अपना सर हिलाकर क्लोजिंग रूम में चली जाती है। कपड़े चेंज करके बाहर आ जाते हैं और सीधा दादी के कमरे की तरह बढ़ जाती है। वो दादी के कमरे में आती है तो दादी सोफे पर बैठी हुई मिलती हैं। उन्हें सोफे पर बैठे हुए देखकर वह उनके पास आकर, दादी क्या हुआ, आप ऐसी क्यों बैठी हूँ, कुछ परेशानी है क्या? सौम्या की जो किसी गहरी सोच में दिख रही थी, वह रोशनी की बात को सुनकर अपना सर ना में हिलाते हुए अपनी जगह से खड़ी होकर अपने बैग की तरफ जाकर एक लहंगे को निकलते हुए उसे लहंगे को रोशनी के हाथों में देते हुए, ये लहंगा पहन लो, देखो एक ऐसा है। अगर ये तुम्हें नहीं हो रहा है तो मेरे पास एक लहंगा है जो बहुत पुराना है पर खूबसूरत है।
कहते कहते सौम्या जी मुस्कुरा देती है। वही सौम्या जी की बात सुनकर रोशनी को समझ नहीं आता है। वह बस अपना सर हिलाकर लहंगे को पहनने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। लहंगे को पहनकर वह जब आती है तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी थी। वह दादी के सामने आकर, दादी लहंगा तो ठीक है पर इसका ब्लाउज बहुत ज़्यादा फिटिंग है। मुझे सांस लेने में भी दिक्कत होती है, क्या हम इसका नया ब्लाउज बना सकते हैं? रोशनी की बात को सुनकर सौम्या हैरानी के साथ, क्या तुम्हें ब्लाउज बहुत फिटिंग हो रहा है? मैंने तो बेटा तुम्हारा साइज से ही अपने डिजाइनर को दिया था, पर शायद उससे कुछ गलती हो गई। रहने दो, मैं वही लहंगा तुम्हारे लिए रख दूंगी। ये सुनकर रोशनी अपना सर हिला देती है। वह चेंज करके वापस से उसे लहंगे को वही बैग पर रख देती है। तो सौम्या उसका हाथ पकड़कर अपने पास बैठे हुए बड़े प्यार से, क्या तुम शादी से खुश तो हो ना बच्चा? सूर्या तुम पर गुस्सा तो नहीं करता है ना? पता है मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्से वाले पर उतने ही प्यार भी है। रोशनी सौम्या जी की बात पर अपना सर हिलाते हुए, हाँ दादी मैं सच में शादी से खुश हूँ। वैसे भी वह बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, प्यारे हैं। उनकी बातें अजीब रहते हैं पर कभी वह मुझे दर्द नहीं पहुँचते हैं। वैसे आपने ये सवाल किया? सौम्या रोशनी की बात पर अपना सर हिलाते हुए, हाँ बस मुझे जानना था कि तुम खुश तो हो ना। वैसे मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या तुम्हें सूर्य ने अपनी माँ के बारे में कुछ बताएं? सौम्या जी के अचानक से ऐसे सवाल को सुनकर रोशनी पहले तो हैरान हो जाती है, फिर अपना सर हिलाते हुए, हाँ उन्होंने मुझे बताया उनकी माँ की मौत शायद वहाँ पर ही हुई थी। कहते कहते वह शांत हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वही उसके चेहरे की झिझक और उदासी को देखकर सौम्या अपना सर हिलाते हुए, हाँ तुमने सच कहा बच्चा, सूर्या की माँ की मौत वहीं पर हुई थी। बहुत प्यारी थी, वह कभी भूल भी नहीं सकते ऐसी थी। वह तुम्हें पता नहीं होगा पर शांति दिल की बहुत साफ थी। तुम्हारी आंखें हैं ना मिली, वैसे ही उसकी थी लंबे बाल, चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट। गायत्री शांति की बहन है, दोनों सगी बहनें हैं। गायत्री देख नहीं पाई सूर्या को ऐसे अकेले, इसी वजह से उसने प्रलय से शादी कर ली। शांति के जाने के बाद सूर्या पूरी तरह से टूट गया। ये तो तुम्हें सूर्य ने बताया ही होगा, तुम भरोसा नहीं करोगी। रात रात भर उसकी तस्वीर को वह अपने सीने से लगाए बस अपनी माँ का नाम लेने लगता था। वह बहुत प्यार था। मुस्कुराहट उसके होठों से कभी जाते ही नहीं थी, पर शांति कहीं और उसके होठों की मुस्कुराहट भी लेकर गई। जब 169 अंजन कॉल ऑर्डर कहते कहते वह शांत हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वही उसके चेहरे की झिझक और उदासी को देखकर सौम्या अपना सर हिलाते हुए, हाँ तुमने सच कहा बच्चा, सूर्या की माँ की मौत वहीं पर हुई थी। बहुत प्यारी थी, वह कभी भूल भी नहीं सकते ऐसी थी। वह तुम्हें पता नहीं होगा पर शांति दिल की बहुत साफ थी। तुम्हारी आंखें हैं ना मिली, वैसे ही उसकी थी लंबे बाल, चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट। गायत्री शांति की बहन है, दोनों सगी बहनें हैं। गायत्री देख नहीं पाई सूर्या को ऐसे अकेले, इसी वजह से उसने प्रलय से शादी कर ली। शांति के जाने के बाद सूर्या पूरी तरह से टूट गया। ये तो तुम्हें सूर्य ने बताया ही होगा, तुम भरोसा नहीं करोगी। रात रात भर उसकी तस्वीर को वह अपने सीने से लगाए बस अपनी माँ का नाम लेने लगता था। वह बहुत प्यार था। मुस्कुराहट उसके होठों से कभी जाते ही नहीं थी, पर शांति कहीं और उसके होठों की मुस्कुराहट भी लेकर गई। कहते कहते वह शांत हो जाती है। वही उसकी बात को सुनकर रोशनी कुछ सोते हुए, पर आखिर माँ की मौत कैसे हुई? मतलब क्या हुआ था उनके साथ? और आखिर सूर्या ऐसा क्यों बना है? मैं उसकी आंखों में कभी कभी देखा तो मुझे बहुत तकलीफ होने लगती है, एक अकेलापन महसूस होने लगता है उसे देखकर। रोशनी के बात को सुनकर सौम्या मुस्कुराते हुए, देखोगी क्यों नहीं, वह अंदर से अकेला ही था। भगवान पर भरोसा नहीं करता है, पर फिर भी वह गंगा स्नान करता है। हमेशा अपनी माँ की बरसी में खुद पूजा करता है। शांति सिर्फ शांति नहीं थी, उसने सूर्या को एक अलग ही रौनक दी थी। सूर्या 3 साल का था तब वह छोड़कर चले गए। 25 साल हो गए, पर आज तक सूर्या ने कभी भी शांति के जगह गायत्री को नहीं दी है और ना ही गायत्री ने कभी मांगी है, क्योंकि वह सूर्या के दिल में अपने अलग जगह न बनना चाहती है। और वही सूर्य ने भी राघव को अपना सगा भाई मान लिया है। पर कहते हैं ना, जिसको अपने दिल में रखते हो उसकी याद हमेशा आती है। तस्वीर भले ना वह रखता है, पर उसकी तस्वीर उसके दिल में है, उसकी आंखों के सामने है शांति की मुस्कुराहट, उसकी बातें। सूर्या यहाँ कभी नहीं भूल पाता था। रात रात भर वो रोता था सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के लिए।
गायत्री अगर उसे अपनी बाहों में भर ले तो भी उसे नींद नहीं आती थी। मेरा बच्चा बरसों से सिर्फ तकलीफ में ही था। जब तुमसे उसने शादी के बाद की तो दिल में सुकून मिल गया कि शायद मेरे बेटे को कोई मिल गई है। मुझे लगा था कि यह डिसीजन लेना मेरे लिए शायद बुरा हो सकता है, पर अब ये डिसीजन सही है। तुम्हारी यह नीली आंखें उसे वह सुकून दे रही होगी जिसकी वह तलाश कर रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कुछ कहे, पर कभी भी तुम सूर्या का साथ मत छोड़ना। मेरा बच्चा आज भी तरस रहा है प्यार के लिए, सुकून के लिए। उसे अकेला मत छोड़ना, बहुत प्यार है। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह शांत हो जाती है। वही उसकी बात को सुनकर रोशनी बस अपना सर हिला देती है और सौम्या जी अपनी जगह से खड़ी होकर उसके कंधे पर हाथ रखकर अपना सर हिलाते हुए वहां से कुछ सामान लेने के लिए कमरे से बाहर चली जाती है। सौम्या जी के जाने के बाद रोशनी गहरी सांस लेती है। वह अपनी आंखें बंद करके, पता नहीं क्यों तुम्हें समझना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। क्या सच में तुम इतने अंदर से अकेले हो, इतना दर्द में रहे हो? कभी सोच भी नहीं सकती कि मेरा पति इतना दर्द सह सकता है। पर और नहीं, मैं नहीं देख सकती तुम्हें दर्द में, तकलीफ में। तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। मैं तुम्हें वो खुशी देना की कोशिश करूंगी जिसके लिए तुम तरस रहे हो। मैं अब तुमसे कभी भी दूर नहीं जाऊंगी, बल्कि तुम्हारे नजदीक आ जाऊंगी और तुम्हारा वह सुकून बनूंगी जिसकी तलाश तुम कर रहे हो। कहते कहते वह गहरी सांस लेती है और फिर अपनी जगह से खड़ी होकर कमरे की तरह बढ़ने लगती है। तभी उसकी नज़र महक पर चली जाती है जिसके हालत उसे कुछ ठीक नहीं देखी है। वह महक के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर अपने प्यार भरी आवाज में, दीदी क्या हुआ है? आप ठीक तो है? ऐसे शांत क्यों लग रहे हो? महक रोशन की आवाज सुनकर अपना सर नामे हिलाते हुए अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए। कुछ नहीं छुटकी, वह बस सर दर्द कर रहा है। पर तुम यहाँ पर दादी के कमरे में गई थी, लहंगा हो गया तुम्हें बराबर। उद्धरण चिन्ह। महक की बात सुनकर रोशनी अपना सर नामे हिलाकर बड़ी उदासी भरी आवाज में, नहीं, वह जो ब्लाउज है ना, वह बहुत ही ज्यादा फिटिंग है। शायद डिजाइनर ने गलत तरह से ब्लाउज को डिजाइन किया है। छोड़ दो, दादी ने बोला है कि मुझे वहां जाकर वह एक लहंगा देने वाली है। वैसे आपने सारी तैयारी? रोशनी की बात पर और उसके उधर से चेहरे को देखकर महक इसकी आंखों में देखकर बड़े प्यार से, ठीक तो है ना? क्या किसी ने कुछ कहा है? तुम्हारे चेहरे पर मुझे उदासी क्यों नजर आ रही है? सब कुछ ठीक है, बोलो मुझे। महक की बात पर रोशनी अपना सर हिलाकर बड़ी मासूमियत से अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके, मुझे क्या हुआ दीदी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वह बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। छोड़ो, मैं कमरे में जाती हूँ, मुझे पैकिंग भी करनी है। अगर लेट हो गया तो मेरा पति मुझे छोड़ेगा नहीं। कहते हुए रोशनी जाने वाली थी कि राघव की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, क्या बात है, आज दीदी और जीजू दोनों एक साथ? चलो अच्छा है, दोनों रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे हो। वैसे हम लोग वहाँ पर घूमने वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप ना ये लव बर्ड्स कम बनाकर हमारे साथ घूमने चलो। मुझे बहुत सारे जगह घूमने हैं आप लोगों के साथ। नहीं तो आप दोनों तो एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो कि टाइम ही नहीं निकलते हो दूसरों के लिए। कितने बुरे हो आप दोनों। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए रोशनी अपने दोनों हाथ फोल्ड करके उन दोनों को अपनी आंखें छोटे छोटे करके देखने लगती है तो राघव उसके बालों को प्यार से सुहेलते हुए मुस्कुराकर, अरे मेरी प्यारी सी भाभी। नहीं नहीं साली, दोनों ही गुस्सा हो गई। कोई नहीं, हम जब जैसलमेर चले जाएंगे तो वहां पर घूम लेंगे। मैं भाई से इस बारे में बात जरूर करूंगा। उन दोनों को पूरी तरह से इग्नोर करके महक तो वहां से जा चुकी थी। वही महक को ऐसे बिना कुछ बोले हुए देखकर रोशनी अपना मुंह बनाते हुए, आज दीदी गुस्सा है क्या? चेहरा मुझे क्यों उदास उदास लग रहा है? आपने ऐसा क्या किया जो दीदी इतना गुस्सा है? वैसे तो वह हमेशा ही गुस्सा रहती है। क्यों, सही कहा ना? वैसे आप हैंडल कैसे करते हो मेरी बहन को? कहते रहते हो बड़ी मासूमियत भरा चेहरा बनाने लगती है। वही उसके ऐसे चेहरे को देखकर राघव मुस्कुराते हुए उसके गालों को खींचते हुए, ये तो सच कहा, तुम्हारी बहन को मनाना थोड़ा मुश्किल है, पर तुम्हारे जीजू भी किसी से काम नहीं है। अगर तुम्हारी बहन ने सुन लिया ना तो हम दोनों के खैर नहीं। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ महक को देखने। कहते कहते वह उसके बालों को सहलाकर मुस्कुराते हुए चला जाता है। वही उसकी बात को सुनकर रोशनी कुछ कहती नहीं है, वह बस अपना सर हिला देती है और वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। दूसरी तरफ मयंक इस समय कॉलेज के साइड में जो गार्डन था वहां पर बैठा हुआ था। इस समय वह शांति से बैठा हुआ था क्योंकि उसका पूरा माइंड ब्लॉक हो चुका था।
वह रॉकी की हरकतों के बारे में सोच रहा था। उसे रॉकी का ऐसा अपने लिए पागल होना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वह खुद को शांत करके वहां पर बैठ जाता है और सामने देखने लगता है। उसका मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है। किसी अनजान नंबर को देखकर मयंक पहले तो हैरान हो जाता है, फिर कुछ सोचकर कॉल को अटेंड करता है मयंक अपनी उदासी भरी आवाज में। हेलो, सामने से कोई अपनी बड़ी अजीब तरह से आवाज में। मम, तुम्हारी आवाज में वह मीठा पान सुनाई देता है। सोचा नहीं था कि तुम्हारी कभी याद आएगी मुझे। वैसे तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं तो यहाँ पर आया था तुम्हें देखने के लिए, पर तुम हो जो गायब हो गए हो। क्या जान सकता हूँ कि मुझे छोड़कर तुम कहाँ गए हो? वैसे सुना है मुंबई में जाने वाले थे। क्या मुंबई में हूँ या मेरी कैद में आना चाहते हो? पहले जैसे पुराने दिन ताज़ा हो जाएंगे। तुम्हारी आवाज़ आज भी मेरे कानों में गूंज रही है और मुझे पागल बना रहे हैं। मयंक सामने वाले की आवाज़ सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वह नंबर को देखा है और कहाँ पर हाथों को उसका चेहरा पसीने में पूरी तरह से लटपट था। उसकी आंखों में एक अलग सा डर और चेहरे पर परेशानी ही परेशानी देखी जा सकती थी। वह अपनी लड़खड़ाते आवाज में, तुम मुझे कॉल कैसे कर सकते हो? मेरा नंबर तुम्हारे पास कैसे आ सकता है? मुझसे दूर रहो। मैं अगर तुम मेरे पास भी आओगे ना तो मैं घर पर तुम्हारा नाम बता दूंगा। जो तुमने किया है उसके बाद कोई भी तुम्हें अपने घर पर भी नहीं रखेगा। सामने से ये सुनकर बड़ी मासूमियत भरी आवाज में, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम इतनी हिम्मत? मैं तो डर गया हूँ। क्या तुम मेरे पागलपन से वाकिफ नहीं हो? तुम्हें पता नहीं है मैं क्या क्या कर सकता हूँ। कितने लोगों की मौत मेरे हाथों से लिख दोगे। तुमने देखा है ना उस लड़के साथ क्या हुआ था जो तुम्हारे नजदीक आया था। तुम्हें क्या लगता है तुम अगर किसी को मेरे बारे में बता दोगे तो मैं डर जाऊंगा और तुम्हारी नजदीक आऊंगा नहीं? कुछ साल तुमसे दूर क्या रहा, तुम्हारे अंदर तो बहुत सारी हिम्मत आ गई है। बस कुछ दिन आ रहा हूँ तुम्हें अपनी कैद में वापस बंद करने। बहुत फड़फड़ाना लगे हो। वैसे भी इतने सालों से किसी को अपने नजदीक आने नहीं दिया है, क्योंकि मेरे नजदीक आने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे से लिटिल बॉय को है। किसका कॉल आया है? मयंक को। कौन है जिसने मयंक को कॉल किया है और क्या कहना चाहता है मयंक को? 170 मुझे मैं ऐसे ही बेबी गर्ल चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उद्धरण चिन्ह। सामने से ये सुनकर बड़ी मासूमियत भरी आवाज में, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम इतनी हिम्मत? मैं तो डर गया हूँ। क्या तुम मेरे पागलपन से वाकिफ नहीं हो? तुम्हें पता नहीं है मैं क्या क्या कर सकता हूँ। कितने लोगों की मौत मेरे हाथों से लिख दोगे। तुमने देखा है ना उस लड़के साथ क्या हुआ था जो तुम्हारे नजदीक आया था। तुम्हें क्या लगता है तुम अगर किसी को मेरे बारे में बता दोगे तो मैं डर जाऊंगा और तुम्हारी नजदीक आऊंगा नहीं? कुछ साल तुमसे दूर क्या रहा, तुम्हारे अंदर तो बहुत सारी हिम्मत आ गई है। बस कुछ दिन आ रहा हूँ तुम्हें अपनी कैद में वापस बंद करने। बहुत फड़फड़ाना लगे हो। वैसे भी इतने सालों से किसी को अपने नजदीक आने नहीं दिया है, क्योंकि मेरे नजदीक आने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे से लिटिल बॉय को है। कहते कहते सामने वाला जोर जोर से हंसने लगता है तो मयंक गुस्से भरी आवाज में, कभी भी नहीं। तुम मेरे अगर पास भी आ गए ना तो इस बार मैं शांत नहीं बैठूंगा। इस बार मैं तुम्हें वह मयंक से मिलवाऊंगा जिसे तुमने कभी देखा भी नहीं होगा। उसे वक्त में बच्चा था, पर अब मैं बड़ा हो गया हूँ। चाहे तुम कुछ भी कर लो, इस बार तुम मेरे अगर नजदीक भी आ गए तो खुद को ही मौत के मुंह में डाल दोगे, और यह मेरा वादा है तुमसे। कहते कहते गुस्से में मयंक कॉल कट कर देता है। इस समय उसका चेहरा गुस्से में लाल लाल था। वह अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत करता है, हाथों की मुठ्ठियां बना लेता है। उसकी पूरी बॉडी कहाँ पर रही थी? उसके चेहरे से पसीना बहे जा रहा था, यहाँ तक कि वह गहरी गहरी सांस ले रहा था। वह अपना सरना में हिलाते हुए कांपने लगा था। वहां मौजूद जितने भी लोग थे वह उसे देख रहे थे। किसी को भी मयंक की हालत को देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मयंक के साइड में कोई आकर बैठ जाता है, जिससे मयंक अपनी आंखें खोलकर अपनी नजरें तिरछी करके रॉकी को जैसे ही देखा है वह बिना कुछ सोचे समझे उसे गले लगा लेता है। इस समय वह कांप रहा था और रॉकी जब उसकी कंपन को महसूस करता है तो हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मयंक इतना डर क्यों रहा है। वह उसके बालों को सहलाता है, वह उसको शांत करने की कोशिश करता है, पर मयंक सिर्फ और सिर्फ घबराए कर उसे कस के पकड़े हुए था, जैसे अगर उसकी पकड़ थोड़ी भी ढीली हो गई तो वह उससे दूर हो जाएगा। रॉकी उसे शांत करते हुए अपनी प्यार भरी आवाज में,
मयंक शांत हो जाओ, मैं यहाँ पर हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। भरोसा रखो मुझ पर, जान से भी ज्यादा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तुम्हारे पास किसी को नहीं आने दूंगा, बस मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारा रॉकी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हें सबसे बचाकर और तुम्हें वो खुशी देगा जिसकी तुम हकदार हो। कहते कहते वह उसे अपने से दूर करके उसके गालों पर अपने दोनों हाथ रखकर उसकी आंखों में देखकर खुद पर भरोसा दिलाते हुए, तुम्हें भरोसा तो है ना मुझ पर, तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगा तुम्हारा ये रॉकी। क्या हुआ है, तुम इतना डर क्यों रहे हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी को दूर करूंगा। वादा करता हूँ कभी भी तुम्हें दर्द में नहीं आने दूंगा। तुम्हारे दर्द को मैं तुमसे दूर कर दूंगा जैसे कि वह तुम्हारे जिंदगी में है ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। मयंक उसकी बात को सुनकर बस उसकी आंखों में देखने लगता है, और वही रॉकी भी मयंक की आंखों में देख रहा था। तभी एक छोटी सी बच्ची वहां पर अपने हाथों में गुलाब ले आ जाते हैं, जिसे की वजह से दोनों का ध्यान एक दूसरे के ऊपर से हट जाता है और दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और वह लड़की मयंक के सामने खड़ी होकर अपने हाथों में गुलाब लिए बड़े प्यार से, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आपके चेहरे पर परेशानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आप ना मुस्कुराए करें, यह मेरी तरफ से आपको अब मैं ये गुलाब दे दिया है तो एक स्माइल तो जरूरी है ना। उद्धरण चिन्ह। उसे लड़की की बात पसंद करो। आपकी मयंक को देखा है, जो गहरी सांस लेकर अपना सर हिलाते हुए उसे लड़की के हाथों से गुलाब का फूल ले लेता है और बड़े प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा देता है, जिससे वह छोटी बच्ची उसे अपने पास आने का इशारा कर देती है। मयंक उसके पास आ जाता है तो मयंक के गाल पर वह एक हल्की सी किस कर देती है, जिससे मयंक हैरानी से और बड़े प्यार बड़ी मुस्कुराहट लिए उसे देखने लगता है। ये देखकर रॉकी मुंह बनाते हुए, उसे गुलाब और उसे किसी और मुझे कुछ नहीं किया, मैं इतना बुरा हूँ। ये सुनकर वह बच्ची अपना सर हिलाते हुए, गुलाब तो एक था मेरे पास, पर आपको दो किसी मिल सकती है। गुलाब की एक और एक किसी की किस। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह मुस्कुराने लगती है। वही उसकी मुस्कुराहट को देखकर रॉकी दोनों गाल उसके सामने कर देता है, जिससे वह छोटी बच्ची मुस्कुरा देती है। तभी उसकी माँ आ जाती है, वह दोनों को देखकर अपना सर हिला देती है। रॉकी बस मुस्कुरा देता है। उसे बच्चों के जाने के बाद रॉकी कुछ सोचते हुए मयंक की तरफ देखकर, मुझे मैं ऐसे ही बेबी गर्ल चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मयंक उसे ऐसे देखा है जैसे वह कोई पागल है। वह उसे देखकर बड़ी अजीब तरह से, मैं कोई तुम्हें लड़की नजर आता हूँ, कहीं तुम पागल तो नहीं हुए हो? अगर तुम्हें बच्ची चाहिए तो शादी कर लो, मिल जाएगी। रॉकी यह सुनकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए, तुमने सरोगेसी का नाम सुना है? बच्चे कैसे होते पता है? ऐसे कपल्स की सरोगेसी थरू और तुम्हारा और मेरा एक तो हो ही सकता है, और शादी की बातें तो वह मैं तुमसे ही करूंगा। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब ये सब छोड़ो और ये बताओ तुम परेशान किस लिए हो? कहते कहते उसकी आंखों में गौर से देखने लगता है, और वही उसके बात को सुनकर मयंक अपनी नजरें इधर उधर करते हुए, बस ऐसे ही परेशान हो गया। तो मैं चलता हूँ, तुम्हारे सवालों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। कहते कहते वह खड़ा ही होकर जाने ही वाला था कि रॉकी उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे मयंक परेशान होकर चारों तरफ देखते हुए, रॉकी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतने सारे लोग हैं और तुम मुझे यहाँ पर कैसे खींच सकते हो? मुझसे दूर हो जाओ, इससे पहले मेरा गुस्सा तुम पर पूरी तरह से उतर जाए। रॉकी उसकी बात को सुनकर मुस्कुराते हुए, मैं अच्छे से तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ कि तुम किसी चीज के लिए डर चुके हो, परेशान भी हूँ। अगर वह चीज मुझे पता चली तो एक बात अच्छे से याद रखना, रॉकी उसे बर्बाद करना बहुत अच्छी तरह से जानता है। एक तो तुम मुझे अच्छे बच्चे की तरह बताओ, अगर मैं अपने तरीके से जान लिया ना तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला है। कहते कहते वह उसके बालों को सहलाते हुए मुस्कुराकर उसके कानों में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट लिए, आज रात में तुम्हारे ही घर डिनर कर लिया आने वाला हूँ। तुम्हारे मामा और मम्मी दोनों ही बाहर गए हैं, अकेले डिनर करके तुम्हें मजा नहीं आएगा, इसके लिए मैं आने वाला हूँ, सारी तैयारी करके रखना। कहते कहते वह मुस्कुराकर उसे दूर होकर वहां से चला जाता है। वही उसकी बात को सुनकर मयंक हैरानी से उसे देखने लगता है। वह बस से जाते हुए देख रहा था और फिर चारों तरफ देखा है तो बहुत सारे लोग उसे ही देख रहे थे, जिसकी वजह से शर्म मानने लगता है और बिना देर किए कहां से जाने लगता है।
मन ही मन रॉकी को गाली देते हुए। वही रॉकी एक साइड खड़ा होकर मयंक को जाते हुए देख रहा था। उसका चेहरा इस समय पूरी तरह से ठंड पड़ चुका था। वह अपने हाथों की मुट्ठियां बना लेता है। मयंक जब वहां से चला जाता है तब रॉकी अपने हाथों में मोबाइल लिए किसी को कॉल करने लगता है। सामने वाला कॉल उठा लेता है तो रॉकी कुछ कह देता है, जिससे सामने वाला अपना सर हिलाकर कुछ कहता है और फिर रॉकी उसकी बात को सुनकर कॉल को कट कर देता है। वह कॉल को कट करके गहरी सांस लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ रोशनी कमरे में आकर पूरे सामान को निकलने लगते हैं। जैसे कि वह कौन कौन से कपड़े ले जाने वाली थी, वह सारे कपड़ों को बैग पर फैला देती हैं और उन्हें में ही बैठकर अपने बालों को अपने पकड़कर उन्हीं को खजाने लगते हैं। उसका सर पूरी तरह से उन कपड़ों में पागल सा हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन से कपड़े पहने। उसे सभी कपड़े पसंद आ रहे थे, पर बात ये थी कि सारे के सारे बहुत ज़्यादा थे और सबसे ज़्यादा तो उसे उन कपड़ों पर गुस्सा आ रहा था जो कपड़े उसने लिए थे, क्योंकि वो कपड़े इतनी ज़्यादा हैवी थी जिन्हें पहनकर रोशनी को लगभग चक्कर ही आने वाला था। वह उदासी से रोने वाली शक्ल बनाकर उन सभी कपड़ों को देखने लगते हैं। फिर एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। तभी उसे कमरे में कोई आता हुआ महसूस होता है, जिससे वह अपनी गर्दन तिरछी करके देता है तो सूर्या किसी से बात करते हुए आ रहा था। उसे देखकर उसकी आंखों में एक चमक से आने लगते हैं। अपनी आंखों में चमक लिए सूर्या की तरफ बढ़ जाती है। सूर्या जो किसी से फोन पर बात कर रहा था, वह रोशनी को अपनी तरफ आते हुए देखकर कॉल को कट करके रोशनी की तरफ गौर से देखने लगता है तो रोशनी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगते हैं। सूर्या अपनी आंखें छोटी छोटी करके, फायरफ्लाई ऐसे मत देखो, तुम पर मासूमियत आजकल सूट नहीं करती है। सूर्या की ऐसी अजीब सी बातों को सुनकर रोशनी मुंह बनाते हुए, मतलब क्या है, मैं मासूम हूँ और मैं मासूम ही रहूंगी। आप ये सब छोड़ो और ये बताओ कि मैं क्या पहनूं और क्या लेकर जाऊं। इतने सारे कपड़े पर यह सभी मुझे हैवी लग रहे हैं। अब समझ नहीं आ रहा है मैं इतने सब को पहनकर क्या दिक्कत आने वाली है, कहीं गिर गई तो।